अमित जी द बिगेस्ट प्रैंकस्टर। जब वो सेट पे आए थे सलमान यूज्ड टू से नहीं शॉट से पहले मुझे गाना सुना, मुझे गाना सुना। श्रीदेवी जी के साथ शूटिंग करते थे ना, तो वो बात नहीं करती। उनको जब राज साहब ने कहा था कि तुम मेरी फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकती, शॉट पे पकड़ के मैंने ऐसे किया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैंने रंजीत जी की फिल्म के लिए एक दिन की शूटिंग की थी, रात में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया था। अमेरिका में सेल्फ ऑडिशन इज नॉट अलाउड। अरे बाप रे, तू गाना गाएगी? अच्छा चल सुना सुना सुना। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं साध्वी बनूंगी। उनके हिसाब से कैरेक्टर आर्टिस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो फिल्म कभी नहीं चलेगी। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। आज भी मैं उसको बिलीव करती हूँ। वन टेक में वो किया और सब गाली बनी श्रीदेवी के सामने। मतलब घोल के पिया हुआ जानू दादा लगता है। ऐसे थोड़ी प्यार होता है। कभी आप पे कोई पिकअप लाइन मारी उन्होंने, बिकॉज आप भी इतनी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, तो डेफिनेटली संजू बाबा का दिल कभी तो पिघला होगा। हमारी भी हुई तो मैं आपको क्यों बताऊं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो पिछले 40 इयर्स से इंडस्ट्री में एक्टिव है। ये बेहद ब्यूटीफुल है और स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमेन है। ये सिर्फ अपना ओपिनियन रखती नहीं है बल्कि उन मुद्दों पर आवाज भी उठाती है और कई बार इसी वजह से ये सुर्खियों में भी रहती है। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जो लोग इनसे जुड़े इन्होंने उनका बहुत साथ दिया। पर जहां पर वो रंग बदलते नजर आए तो इन्होंने करेज रखी और वहीं से यू टर्न मारा और अपनी जिंदगी आगे जी, अपनी लाइफ बनाई। आप इन्हें 90s की फिल्मों की ग्लैमरस वैम्प के रूप में जानती हैं। ये एक शानदार एक्ट्रेस है, सोशल वर्कर रही है, पॉलिटिशियन रही है, लॉयर है, इंडिपेंडेंट सिंगल मदर है और अब इन्होंने अपना नया पॉडकास्ट शुरू किया है। हमारे साथ है एक्ट्रेस कुनिका सदानंद जी। कुनिका जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊं। प्लीज बताइए। हमारे साथ है कुनिका सदानंद, एक्टर, प्रोड्यूसर, एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट। यस कुनिका जी, हम करियर के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन हम आपके बचपन के बारे में बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं, कहाँ पर आपका बचपन बीता? तो मुझे कहा गया कि मेरी पैदाइश कानपुर की है। अच्छा। मेरे फादर एयरफोर्स में थे अच्छा। और बहुत ही सीनियर ओहदे से रिटायर हुए। क्या नाम था आपके फादर का? एयर वाइस मार्शल एम सदानंद। क्या बात। एक पहले मतलब एयरफोर्स के लोगों को उनके नाम से वाकिफ है। वो फाइटर पायलट थे और उन्होंने हमारे देश के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी। क्या बात। एंड और हम लोग कुल मिला के 5 भाई बहन हैं हमारे घर में। एंड डैडी की पोस्टिंग होती रहती, जैसे सबको पता है फौजियों के घर में कैसे होता है। तो हमने काफी अपने देश में काफी जगह देखी है और यहाँ तक कि हम इराक भी गए थे क्योंकि डैडी वाज one of the people who would train the Iraqi pilots. ओह, क्या बात है। और मदर आपकी हाउसवाइफ थी? हाँ, हाउसवाइफ थी, लेकिन एयरफोर्स की लेडीज सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती है। हाँ। Because there are women wings, AFWA जिसको कहते हैं, एयरफोर्स वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब इवेंट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चीजें होती हैं जो औरतों को एंगेज रखने के लिए, जो उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारा होता है। तो जो वहाँ की सीईओ होते हैं तो उनकी वाइफ उस AFWA की प्रेसिडेंट होती है। अच्छा। तो जब डैडी सीईओ थे तब भी, और मम्मी जब डैडी स्क्वाड लीडर थे, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ यूनिट या सो मम्मी हैज ऑलवेज बीन एक्टिव। अच्छा, मेरी माँ का एक और था, शायद वहाँ से मुझे आया है कि मॉम ने पढ़ाई करके होम्योपैथिक दवाइयाँ देना शुरू किया था। एक जगह था बागडोगरा, सिलीगुड़ी के पास, और वहाँ पे जो गांव वगैरह थे तो काफी लोग ऐसे थे जिनको they did not have access to good डॉक्टर्स। तो मम्मी हर हफ्ते वहाँ जाती थी, नदी पार करके, वो चाय के बगानों को पार करके, उनके साथ एक कंपाउंडर जैसा रहता था जो बैग, और मेरे फादर बोलते थे गई तुम्हारी मम्मी अमर कोटनिस की अमर कहानी लिखने के लिए। अच्छा। एक डॉक्टर कोटनिस थे ना, बहुत फेमस, अच्छा। जिन्होंने एक वैक्सीन का किया था, तो इन्वेंशन किया था। तो मामी जाती थी, तो शी वाज बीइंग अ सोशल वर्कर। हमने उनसे सीखा
हमारे घर में अगर धोबी भी कपड़े लेने आता था ना तो मम्मी बोलती थी हमारे जो स्टाफ थे इनको खाना खिलाओ अगर खाने का टाइम हो या चाय पिलाओ अगर चाय का टाइम है। हमारे घर से हमको आदत थी कि कोई भी आएगा तो घर में जो बना होगा या जो जिसको आप मुंबई में फरसान कहते हैं हम लोग उसको नमकीन कहते थे, नमकीन चीजें मिठाई हाँ। कभी सूजी के लड्डू कभी चकली सब घर में जो होता था उनको सबको दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर जो ये सोशल एक्टिविस्ट वाली जो पर्सनालिटी वो आपने अपने मदर से ली है। मैं मर्द से तो लिए हैं, मेरे फादर भी वैसे ही थे, बट माय फादर वाज नॉट सो मतलब वो डिस्प्ले नहीं करते थे। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपनी जर्नी हर सोल अपनी जर्नी तय करके आता है। तो मैं शायद शुरू मतलब पहले भी पिछले जन्म में मुझे कुछ होगा सोशल वर्क का, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और कई लोग हैं जो मरे जा रहे हैं कि भाई हमको हेल्प करना है, हमको देश में सुधार करना है। तो पहले तो मैं अपने आप को पूछती थी मैं ठीक हूँ दिमाग से, स्क्रू तो नहीं ढीला है मेरा। बाद में मैंने इसके साथ रिकंसाइल किया कि नहीं, दिस इज माय जर्नी एंड आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड आई ऑलवेज एंजॉयड इट। फिर उसके बाद एकदम फ्लो चलती है। तो मम्मी की वजह से ऑफ कोर्स पनपा है वो। फैमिली में माहौल कैसा था? स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था? वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल टाइम से सारी चीजें Oh, करनी, of course, डिसिप्लिन yeah. से। मेरे पूरा फादर time- अपने ड्रिंक भी टाइम से लेते थे। अच्छा, और कितना लेना है वो भी? हाँ हाँ 8 बजे टेबल पे अर्दली या जो भी थे ना उनका विस्की उस टाइम रम पीते थे, रम पानी जो भी है। 8:15 पहला ड्रिंक खत्म होता था, अच्छा 8:30 दूसरा, कभी अगर तीसरा पिए तो 8:45 बिफोर 9 o'clock खाना लग जाता। हाँ और डाइनिंग टेबल पे सबको बैठना कंपल्सरी है। अगर कोई घर नहीं आया तो दरवाजा बंद, आप बाहर ही नहीं सोएंगे रात को अच्छा वरांडा। और एक बार मैं ऐसे सोई वही क्या किया था आपने कि आप मतलब बाहर सोना पड़ा? तो हमारे घर में उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हम लोग रहते थे पाम्पोश एनक्लेव में और मैं 13 या 14 साल की थी। पड़ोस में 3-4 घर छोड़ के एक आंटी थी जिसके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मतलब कलर टीवी आया था पहला। तो मैंने मम्मी को कहा कि मुझे जाना है वहाँ पे पिक्चर देखने, आएगा तो मुझे पिक्चर कलर में देखना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है जाओ लेकिन टाइम पे आ जाना। हमारे यहाँ पे 8 बजे का टाइम था कि यू हैव टू बी होम, हमको घर में पिक्चर देखना अलाउड नहीं था। अच्छा तो मम्मी ने शायद डैडी को कहा कि वो अपनी सहेलियों के साथ होमवर्क करे। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक नहीं आई। तो मैं आई डरते डरते गेट पे लॉक, कैसे मैंने गेट पे चढ़ी, उसके ऊपर गेट से फिर दीवार की तरफ आई। गेट में होते हैं ना वो सब सेक्शन, दीवार तो प्लेन होता है, वहां से चढ़ चढ़ के मैं दीवार पे चढ़ी। उसके बाद मैं वहां से कूद के आई गार्डन में मैंने मुरली हमारे घर में मुरली था एक साउथ इंडियन, थोड़ा सा खोलो। ही केम टू द डोर, मतलब मैं क्या करूं। तो मैंने अपने स्केट्स पहने थे वो जो होते हैं पीटी शूज तो निकाला, रखा सर के नीचे और बाहर वरांडा एकदम दरवाजा। डर बहुत लगा और डर डैडी से मतलब बाहर के लोगों से ज्यादा अपने डैडी से डर लगा। सुबह डैडी देखो दरवाजा खुला, वो सुबह पानी, ही इज लिंगायत है मतलब ही वाज लिंगायत फ्रॉम साउथ इंडिया कर्नाटका। तो सुबह दरवाजा खोल के पानी डालते थे एंट्रेंस पे, पानी छिड़क के मुझ पे भी छिड़क के दरवाजा बंद करके अंदर तो इस तरह का माहौल था हमारे। एंड देन आई डोंट मतलब जब मम्मी उठी मैं उठी अंदर आई दरवाजा मम्मी से देखो मुझे नहीं पता, यू प्लीज टॉक टू योर फादर। हाँ, कह सकते हैं कि स्कूल से ज्यादा डिसिप्लिन और पनिशमेंट का डर घर में था। हम लोग तो खुश होते थे स्कूल जाने के लिए वहाँ पे मस्ती करने का। स्टूडेंट कैसी थी आप? मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब ऐसा नहीं फेल नहीं होती थी। बोर्ड एग्जाम में तो डिस्टिंक्शन वगैरह लाई थी 10th के बोर्ड में, मगर मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मम्मी को बोलती थी कब तक करना पड़ेगा ये, मुझे कुछ काम करना है, मुझे ये करना है वो करना है। मम्मी ने मुझे फिर सिलाई की क्लासेस में डाले, कुकिंग क्लासेस में डाले कि भाई इसका दिमाग कम से कम आई वाज ऑलवेज, मैं हमेशा से मल्टीटास्कर थी। घर में खाना क्या बन रहा है, किचन में भी जाऊंगी, मेरे भाई बहन के साथ उनको क्या चाहिए उनको वो भी देखूंगी, यू नो इट वाज लाइक हर जगह मैं हमेशा से माय ब्रेन वाज ऑलवेज वायर्ड टू बी मल्टीटास्किंग। आप घर में सबसे बड़ी थी? जी। और बाकी सारे भाई बहन? भाई आपके सिबलिंग्स के बारे में बताइए कुछ। देखो 5 भाई बहन थे घर में, तो जहाँ 5 भाई बहन हो ना तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आपकी पार्टी वैसी भी हो जाती है। लेकिन बड़े होते होते तो
होता ही है सिबलिंग में झगड़ा ये वो, लेकिन आई वाज ऑलवेज द पीस मेकर। मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। आई वाज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, एंड आई वुड ऑलवेज, मुझे अच्छा लगता था कि लोग मुझे गुड गर्ल बोले। एंड बाद में भले ही कितनी भी मैंने सब चीजें तोड़ी लोगों के, मतलब सिस्टम्स तोड़े लाइफ में, बट सो आई वाज अ गुड गर्ल। एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर जैसे बच्चे होते हैं, मस्ती करेंगे। दीपिका जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं और मैं लिख के दे सकती हूँ कि स्कूल में काफी लड़कों को आप पर क्रश होगा। कब हुआ पहला क्रश या दोस्ती? First romance was very young, and it was not a romance actually, but daddy की temporary posting, TD बोलते हैं, TD, he was on temporary posting in खड़गपुर। अच्छा। और आपने कितनी पुरानी याद दिलाती। And there was a pilot officer कितना 22 साल के थे। I won't take his name because he's passed away now. He was a pilot also. और हम लोग सब जा रहे थे, तीस्ता नदी के है वहाँ पे, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे। और हम सब जो एयरफोर्स की जो लड़के लड़कियां बच्चों के साथ, he was sitting with us and he was laughing and joking with us and all that, and I liked that. मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि कोई इंसान सबको कंफर्टेबल कर रहा है, you know, he's making this, what do you want, 5 star, ठीक है 5 star, तो सबके लिए उन्हें कैडबरीज लेकर आए जब बस रुकी थी, you know, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत क्यूट है, ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए। अब मेरा शुरू से, आप मानेंगे नहीं खुशबू, मैं कभी करियर वुमेन नहीं बनना चाहती। 14 आई थिंक, उस टाइम मैं सोचती कि ये दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू शुड मैरी। खैर फिर हम लोग वापस चले गए, ऐसा कोई वो सब तो होता है, बस एयरफोर्स में तो इम्प्रेस हुए थे आप उनसे बस। हाँ, तो अगर पूछे तो मुझे पहला जो रोमांटिक वो था ना फीलिंग, वो उस वक्त हुआ था। कह सकते हैं कि वन साइडेड फर्स्ट क्रश कह सकते हैं इसको। It was not one sided. Later on क्या हुआ कि पता चला कि he also was in, but he came to ask my father अच्छा। कि मुझे इनसे शादी करना। मेरे फादर ने बोला तुमको पता है क्या उम्र है इसकी? बोले मैं वेट करूंगा। ओह वाह। उसके 1 साल बाद हमको पता चला he crashed in a MiG aircraft, and that was very sad, very heartbreaking। जब तक उनका क्रैश हुआ तब तक के बीच में हमको सिर्फ ये था कि उनके साथ we had fun. It was like a picnic, you know. Every time whenever he came home or we met him, he was, and मैं तो अंकल बोलती थी उनको। आपकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी बहुत यंग एज में हुई थी वो भी, तो मतलब फर्स्ट टाइम कैसे क्या मुलाकात हुई और इतना जल्दी शादी, क्या आपको उस वक्त क्या लगा? रोमांटिक रोमांस तो मतलब यू कैन मतलब डेटिंग पीरियड हो सकता था। हाँ डेटिंग तो, लेकिन छुप के डेट किया हमने, तो मम्मी पापा को पता चलता, लेकिन एक दिन डैडी को पता चल गया कि भाई ये एक्चुअली डैडी अपने वापस एयरपोर्ट से आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा है गाड़ी से उतरते हुए, एम्बेसडर व्हाइट एम्बेसडर का, ही टोल्ड मैं एंड पे उतरी, पंपोश एनक्लेव जो है ना वहीं पे आपके हिस्टोरिक, वहीं पे जवान हुआ ना, तो और शादी करके भी फिर B13 पंपोश एनक्लेव में, तो ये मुलाकात भी उनकी बी ब्लॉक पंपोश एनक्लेव में। So he was also from army? No, this Pamush enclave is a civil society Achha. actually made for Kashmiri to be rehabilitated. Okay. So the Kashmiri pandits जो आए थे, rich wealthy Kashmiri pandits जो आए थे, डैडी ने मुझे देखा उतरते, उनकी गाड़ी आई, स्टाफ कार अंदर आ रही थी और देखा, मैं नोटिस नहीं किया। हम लोग कब नोटिस करते, जब इश्क में होते तो आप कुछ भी नहीं नोटिस करते ना। अंदर आई तो मम्मी बड़े गुस्से में तब कहाँ गई थी तुम? रोज बोलती हो तुम पढ़ाई करने जा रही हो, तुम ये। तो डैडी ने बोला रोड के इस तरफ है, बीच में गली है, तुमको गाड़ी से कोई छोड़ने क्यों आया? तो वैसे तुम पढ़ाई करने नहीं गई। अपने डैडी के सामने तो वैसे भी हमारी हालत खराब थी। बुलाओ लड़के से मिलना है। नहीं नहीं कोई नहीं, लड़का था और मुझे मिलना है उसको। बुलाए भाई साहब को और फिर वो आए और बैठे, और मारवाड़ी बॉय, वो भी एकदम ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली, तो बेचारे ऐसे कोने पे बैठे थे ऐसे, यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी सर, यस सर, नेक्स्ट टाइम सर आई टेक योर परमिशन सर। तो वहाँ से शुरू हुआ रोमांस, और फिर हम दोनों को अलग भी किया गया, शायद लोग मिल जाएंगे एक दूसरे को, डैडी की पोस्टिंग हुई, तो मिलने मत दो, फिर हम लोग ने तांडव किया,
हम मिलेंगे, हाँ। हम नहीं तो भाग जाएंगे, ये सब बहुत सारी चीजें। अच्छा। और फिर 16.5 की उम्र में शादी, हाँ 17.5 में बच्चा। हाँ। आपने बताया ऑर्थोडॉक्स थी फैमिली, तो क्या लाइफस्टाइल वगैरह? आई थिंक वो सब चीज ऑर्थोडॉक्स थी, वो सब शायद वो सब तकलीफ उस वक्त दे रही थी, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग था, इनका बैकग्राउंड, और इसीलिए शायद वो लोग अपोज भी कर रहे थे। मेरे ससुराल वाले कह रहे थे, मेरे फादर भी कह रहे थे नहीं जमेगा ये शादी, हम लोग जिद में थे। अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों मेच्योर थे, और मैं इसीलिए लोगों को कहती हूँ कि भाई प्लीज अपने बच्चियों की, अपने बेटों की शादी जल्दी मत कराइए। वो जो है इमेच्योरिटी की वजह से मुझे लगता है शायद आज अगर मैं सोचूं, क्योंकि उसके बाद में रिश्तों में ना और ज्यादा झेला, आप और झेलते गए, आपके पेशेंस का मात्रा और बढ़ता गया, और आपको भगवान ने ऐसी स्थितियों में डाला कि जिसमें आपने और बाद में सोचते अरे यार ये इतना तो मैंने उसमें नहीं झेला। So but it's all been a मंदाकिनी जो एक्ट्रेस है, उनकी लॉन्चिंग की प्लानिंग भी आपने देखी है? आपके ससुराल में ही सारे मीटिंग्स वगैरह हुए थे? नहीं, सारे मीटिंग्स हाँ। कुछ नहीं, मीटिंग्स तो खैर राज साहब के साथ ही हुए, उसके फैमिली के साथ भी। मेरी फैमिली जो थी, मेरे ससुराल वाले जो थे, बिकॉज दे वर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो मेरठ से आ रही थी, हाँ मुंबई भेजना था, हाँ तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोई शरीफ बंदा चाहिए, शरीफ फैमिली चाहिए, जिसके हाँ। पास वो रात की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, मेरठ से गाड़ी से आए फादर को, तो यू नो, सो दैट्स वाज द थिंग। हाँ, हमने शूटिंग देखी, अच्छा। हमको बुलाया गया था रामतेरी गंगा वैली। हाँ, रामतेरी गंगा वैली। I saw the great maestro, I should say maestro because musical जिसको बोलते हैं ना, जो तारों को जोड़ के सिम्फनी बनाते हैं, वैसे राज साहब थे जी। you know, तो उनको देखा मैंने काम करते हुए, my God, what a great showman, what a great director. So ये सब experiences कैसे मैं कह सकती हूँ कि अच्छी चीजें नहीं थी? हाँ अगर अच्छा। शादी नहीं होती हाँ, तो मैं कहाँ से experience? तो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या फैसिनेशन यहाँ से आपका थोड़ा शुरू हुआ था? मेरे अंदर में हमेशा से आर्ट का फैसिनेशन था। हम्म। मैं भरतनाट्यम डांसर, ट्रेन डांसर हूँ। मैंने सिंगिंग म्यूजिक सीखा जब 8 साल की उम्र से। अच्छा। घर में उस्ताद आते थे और हारमोनियम भी बजाने की कोशिश, सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान उस पे, मैं सिर्फ गाने पे कंसंट्रेट करती थी। तो एक दिन मेरे मम्मी ने उनको पूछा कि गुरुजी ये बजाएगी नहीं तो कैसे गाएगी? बोले डोंट वरी मैडम जी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जब ये गाएंगी ना तो 10 लोग बजाएंगे। to say that. तो मैं भी और encourage होगी, मैंने सीखा, लेकिन it's a good thing to learn an instrument. So इसीलिए शायद वो attraction हुआ, और फिर मैंने कहा जैसे मैं डेस्टिनी में और कार्मिक जो बोलते हैं ना, जो आप लेकर आते हैं, उसमें बहुत मानता हूँ। हाँ। एक तरफ आपकी चीजें भी बहुत खराब हुई पर्सनल लाइफ में, फैमिली ने उस टाइम सपोर्ट रखा था? Yes. अच्छा सपोर्ट, बिल्कुल। ये जो हुआ मेरे फादर थोड़े से नाराज थे, मम्मी तो बेचारी बोलती थी जैसे जीना है जियो। माय फादर वाज द वन जो नकेल लगा के रखते थे, मम्मी वाज अ फ्री स्पिरिट, यू नो, एब्सोल्युटली। तो वो थोड़े से अपसेट हुए थे पहली जब शादी टूटी। सेकंड शादी जब करके वो टूटा, तो मतलब दैट टाइम ही सपोर्ट मेरे भाई बहनों ने, मेरी मम्मी ने, जब मेरे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, बॉम्बे आने के लिए, सब बहुत हम लोग ने आपस में सपोर्ट। मेरे घर में मेरे भाई बहन मुंबई आए, जैसे कबीर है, शिवानी है, छोटी बहन सोनिका भी, they were living together in one house. चैप्टर लाइफ का जो है वो पीछे छूट गया, एक बैटल कस्टडी का बच्चे का कोर्ट पे चल रहा है, और अब आपको वापस शुरुआत करनी है, तो वो कहाँ से? कस्टडी बैटल तो 1996 तक चलता है। मतलब मुंबई आना कैसा हुआ? असरानी साहब ने मुझे मौका दिया, उनसे बात हुई, फिर उनकी वाइफ से मैं मिलने गई। वाइफ मैं उधर जॉब के लिए आई थी मुंबई, क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई ये कस्टडी बैटल बहुत लंबा चलेगा, तुम अपना ठिकाना कहीं ढूंढो जहाँ पे तुम अपनी लाइफ सेटअप कर सकते, ताकि कस्टडी बैटल अगर तुम जीतोगी तो फिर कम से कम बच्चे को ले जाने के तुम्हारे पास कोई जगह होगी। तो मैं जॉब के लिए आई थी ताज में काम करने के लिए, फ्रंट ऑफिस में। वहाँ असरानी साहब, मैं उसकी फ्लाइट पे थी, वो थे, मैंने बात किया, और हम सब फैन थे उनके। एंड देन ही टोल्ड मी, सर आई सेड मैं डांसर हूँ, ये हूँ, मैंने ये सीखा है। अच्छा देन ही सेड, आई सेड आपकी वाइफ को बोलिए बहुत
शी यूज्ड टू मेक अ सीरियल दैट टाइम कॉल्ड कश्मकश। उन्होंने नंबर दिया, फोन करके आप खुद ही बोल देना। तो घर जाके उन्होंने बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे। तो जैसे मैंने फोन किया तो वही लड़की वो लंबी भरतनाट्यम सीखी हुई है, एक काम करो आके मुझे मिलो। मैंने कहा आई वाज वेरी एक्साइटेड बट आई सेड लेकिन क्यों, तो मिलो तो सही। ऐसे लेकिन मेरे 4 बजे अपॉइंटमेंट है उधर ताज में फॉर इंटरव्यू। कम 11 साढ़े 10 11 बजे घर पहुंचे। वहाँ से उन्होंने देखा, सीधा मुझे विमल रॉय जी के बंगले पे भेजा बैंड स्टैंड में अपने ड्राइवर के साथ। वहाँ शकुंतला दीदी बैठी थी, उनकी बेटी है विमल रॉय जी की। उन्होंने मेरे पर ये ज्वेलरी बाल बांधे, दुपट्टा डाला, कॉल्ड मंजू परफेक्ट। तो मुझे फिर मुझे वापस भेजो। मैंने कहा नहीं मुझे पहुंचना है। वापस गई, जो 4 दिन में जो तुमको मैं पैसे दूंगी ना, तुम 4 महीने में करो। तुमको अपना बच्चा चाहिए, कर लो ना, क्या प्रॉब्लम। अब मैं किसी को ढूंढ रही जिसका कोई इमेज नहीं, एकदम फ्रेश फेस ढूंढी, तो वहां से भी शुरू। कह सकते हैं कि डेस्टिनी ने, मतलब फिल्म इंडस्ट्री ने आपको खींचा है अपनी तरफ, है ना? बिकॉज़ आप जॉब के लिए जा रहे थे और yes. ये सारी चीजें आगे। अच्छा, लोग बोलते हैं आपको स्ट्रगल नहीं करना है। भाई अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, सब एक्टर्स को स्ट्रगल करना ही पड़ता है, चाहे एक्टर्स ही नहीं, मीडिया में जो भी है। कुआं खोदो, पानी निकालो और पानी पियो। yes. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि दे डोंट हैव टू वरी कि भाई मुझे टैक्स 10 साल तक नहीं सोचना है। लेकिन उन लोगों का स्ट्रगल और भी ज्यादा, क्योंकि उस चीज को मेंटेन करने के लिए दे हैव, सो द टॉप एक्टर्स हैव अ बिगर स्ट्रगल। आपने करियर के इनिशियल दौर में हेमंत बिरजे के साथ भी काम किया था, वो उस टाइम स्टार थे। 6 पैक एब्स जो अब बना रहे हैं एक्टर्स, वो तब अपने लेकर आए थे और माचो एकदम। मैंने उनसे काम नहीं किया था, मैंने एक ऑडिशन किया था। अच्छा, ऑडिशन किया था, तो उस ऑडिशन में मुझे जब बुलाया गया तो हम लोग ने ऑडिशन किया और फोटोशूट वगैरह सब हुआ। एंड देन मैं वापस चली आई। उस टाइम एक होटल होता था रॉयल इन, तो मैं वहाँ ठहरी हुई थी। तो रॉयल इन में वापस आई। नेक्स्ट डे मुझे 2 दिन बाद फ्लाइट था, तो फ्लाइट बुक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ एक्टिंग के वो करेंगे। अब इस दिन तो सिर्फ फोटोशूट हुआ। तो शाम को मुझे फोन आया नीचे रिसेप्शन से कि उस्मान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। दे वुड नॉट, दे नेवर टू अलाउ कि कोई ऊपर आए। और वो जो जिनका रॉयल इन होटल है, सचदेव, टोनी सचदेव, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा। नीचे गई, मैंने रिसेप्शन पे बात की। उन्होंने बोला आपका ये टिकट है, आप सुबह कल चले जाना। तो मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट अबाउट बाकी ऑडिशन जो था एक्टिंग करके आपको रिकॉर्ड करना था। नहीं वो एक्चुअली सॉरी, मुझे माफ कर दो ना, ये जो हीरो है ना वो बोल रहा है कि नई लड़की क्यों ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ किसी दूसरे मार्केट की हीरोइन से बात करता हूँ जो ऑलरेडी है। मैं वही रोने लग गई, बिकॉज for me it was like, you know, I was looking to do something because I had to sustain myself, and मैं obviously मम्मी पापा के साथ भाग नहीं सकती थी कि मुझे संभालो, मुझे तो ऐसा हुआ। आप एक टाइम पर प्राण साहब के घर की बहू भी बनने वाली थी। कैसे मिले आप सुनील जी से और क्या किस्सा है? मुंबई आने से बहुत डरती थी, लेकिन जब मैंने हिम्मत करके यहाँ आके रही और जब मैंने काम करना शुरू करने वाली, मतलब जब ये सोचा था कि काम करना है, तो मुझे अचानक एक कॉल आया क्योंकि मैंने चिट्ठियां सबको भेजी थी अपने फोटोज के साथ। अच्छा। प्रोड्यूसर्स की लिस्ट से निकाल के लोगों को चिट्ठियां भेजी थी। तो कॉल्स आ रहे थे मुझे, सुभाष जी के यहाँ से भी आया, ओपी रतन साहब से यहाँ से भी, बहुत सारे प्रोडक्शन हुए। तो ऐसे एक श्याम सुंदर जी थे, श्याम सुंदर शिव दसानी। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरा डायरेक्टर अमेरिका में है, वो आएंगे वापस जून में। तो ये मई की बात है, मई में बात चल रही है और हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं और हमको लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको बोल्ड लड़की चाहिए। उस टाइम बोल्ड बोलते थे, आजकल सेक्सी बोलते हैं। हाँ। और उसको नॉर्मल लिया जाता है। उसमें बोल्ड बोलना मतलब आप एंटेना खड़ा हो जाता है। तो बोले आप, मैंने कहा ठीक है मैं रोल सुनूंगी। उसके बाद ये भाई साहब आए अमेरिका से, मुझे कॉल किया और मेरे उस टाइम लैंडलाइन होता था, तो मेरे घर पे मैसेज था कि कोई कॉल हुआ। फिर मैंने उनसे मीटिंग फिक्स की, मैं मिलने गई तो बातचीत करते करते, अच्छा मैंने स्टेशन पे उतरी क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी। तो बोले खार में आप उतरो और फिर खार से बोलना मुझे यूनियन पार्क जाना है। हाँ। पाली। ठीक है,
मैं वहाँ पहुंची तो ड्राइवर मुझे मिला, आप साहब, उनका नाम क्या, आप साहब से मिलने आए हैं? मैंने कहा हाँ। I was looking to see you कैसे, उसने पैसे दिए, मैसेज सेंड की, फोटो दिया, then he showed me the photograph. I said चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। तो वो जो भी होगा या तो बहुत बड़ा गुंडा होगा या बहुत अच्छे खानदान का होगा। खैर I went to the car, बंगलो में गई तो मैंने देखा, थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। I did not know he was Pran. प्राण के बेटे हैं, ये भी नहीं He did पता। not tell me that. आपको ये भी नहीं पता था सुपरस्टार प्राण के बंगलो पे जा रहा है, कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर जाने के बाद फिर मैंने जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो प्राण साहब की मैंने सब फोटो मैंने पर्सनली, मैं जब से वो ऊपर रहते थे 2 फ्लोर्स का ही था, इस ऊपर की फ्लोर पे गिरा तो बैठी, तो फिर चाय पियोगी, कॉफी पियोगी, नींबू पानी, में कभी कुछ खाया है आपने? मैं कह रही मैं एक साथ जाके घर पे खाती हूँ, मैं सिंह चने पे मैं सर्वाइव करती हूँ। तो बिकॉज पैसे भी बचाने होते हैं। तो ही सेड अच्छा लंच खा लो। मैंने लंच मंगाया, लंच खाया, खूब सारी बातें की। तो मैंने बोला ये सारे आप फैन है क्या उनके? नो दैट्स माय डैड। ओह माय गॉड। देन मैंने एक बच्चे की फोटो देखी, बच्चे की फोटो से मेरा जो अट्रैक्शन हुआ, मैंने ये कौन है? ये मेरा बच्चा है और ये मैं और मेरी वाइफ सेपरेट हो गए हैं और ये मेरा बेटा उनके साथ दिल्ली में रहता है। वहाँ से बातचीत शुरू हुई, जब मैंने अपने बच्चे के बारे में बताया तो वहाँ से कॉमन ये कनेक्शन, तो ये दोनों पास में गए। कितने टाइम आप रिलेशनशिप में थे? 4.5 साल हो गए। और तब आप फिल्मों में भी काम कर रहे थे। You said once कि सुनील एक possessive boyfriend थे। क्या ऐसा इंस्टेंस था जब कहीं रोका टोका? कोई एक किस्सा अगर आप बता? ऐसे थे 4-5 इंस्टेंसेस। उनकी लेकिन आदत थी कि अगर ऐसा कुछ गलत करते थे या हमारा झगड़ा होता था, नेक्स्ट डे आपके पास वेरी स्टाइलिश मैन, वेरी स्टाइलिश। तो जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट में रहती थी या जहाँ पे शूटिंग पे जाती थी, तो वहाँ 101 रोजेस का 101 roses bouquet would come. Wow. And so he was like a charmer, very charmer. तो मतलब बहुत हुआ ऐसे कि भाई why are you going for this meeting? Why is this outdoor for so long? Who's going with you for the outdoor? You know, ऐसे सारे, और मैं उस टाइम नॉर्मल ही समझती थी उसको। हाँ, भाई नहीं ठीक है यार, पोजेसिव है, बड़ा अच्छा है, बॉयफ्रेंड कम से कम केयर करता है। आजकल की लड़कियां भी बड़े खुश हो जाती हैं ऐसे से। लेकिन that is violation of boundaries. आपको प्राण साहब से क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग मिली? उनके साथ की क्या मेमोरीज है? प्राण साहब तो एक इंस्टीट्यूशन है, आप उनको देखिए, उनके काम देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए, उनकी पंक्चुअलिटी देखिए, उनका मतलब बीमार भी होंगे तो वो इंसान अपनी दाढ़ी मूंछ लगा के बैठे रहते। दाढ़ी लगाना इज अ पेनफुल प्रोसेस। पूरा दिन वो मूंछ दाढ़ी लगा के, वो सोचो मैं कितना खिंचता होगा, फिर वो कपड़े, आई थिंक वो तो ऐसा ये तो इंस्टीट्यूशन। अरे लोग उनके लिए रोल लिखने लगे थे, इससे अंदर फिल्मों में आता था एंड प्राण, यस, एंड डैडी कहते थे कि जब तक वो स्टार थे, जब तक किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। कभी सुना? एक ही प्राण है, और एक ही प्राण है। मैं आपको प्राण साहब की कहानी जी बताएं। फिल्म इंडस्ट्री में ना उस टाइम भी, आज भी ऐसा होता होगा, लेकिन आजकल शायद स्टार्स अपने मेकअप में नहीं थे, और क्योंकि हम लोग के पास उस टाइम एंटोराज नहीं था, 15-20 लोग जा रहे थे, खैर मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर। स्पॉट बॉय भी तब नहीं होता, बाद में स्पॉट बॉय आने लगा, तो बाद में 3 मेंबर हो गए। तो शुरुआत में जब मैं शूटिंग करती थी तो मेरे पास हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, और ये सुनील की वो थी कि नहीं यू विल गो इन स्टाइल, गाड़ी भी छोड़ने जाती थी। हालांकि मेरे पास गाड़ी, बाद में मैंने गाड़ी भी ली। बाय द वे सुनील जी वाज द गारंटर फॉर माय फर्स्ट कार। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब चीजें। तो मुझे लोन मिला था एक निर्मा फाइनेंस, उस टाइम ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलाउड थे टू ऑपरेट। निर्मा होल्डिंग था वो, लाइक निर्मा फाइनेंस समथिंग। पंकज मेहता वाज द ओनर, आई रिमेंबर दैट, एंड ही गेव मी अ लोन। प्राण साहब के बेटे वाज माय गारंटर। कौन सी गाड़ी ली थी आपने? फिएट 2434 वाज द नंबर। ऐसा हुआ था कि हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, मतलब नेक्स्ट डे शूटिंग था, तो
प्रोड्यूसर ने कहा कि एक ही शॉट है उसमें, आपका कोई ड्रेस है तो ले आना। तो हम लोग लंच पे बात कर रहे थे, नेक्स्ट डे 2 दिन बाद शूटिंग थी। तो जब प्रोड्यूसर ने ऐसा कहा, मेरी हेड ड्रेस ने कहा कि पैसे लेना, चार्ज करना इसके, पैसे नहीं, फ्री में कोई नहीं देता है। तो मैं ठीक है, ये पुरानी हेड ड्रेस है फिल्म इंडस्ट्री की। तो मैंने हम लोग डाइनिंग टेबल पे थे, डिनर खा रहे थे, लंच में जो भी, तो मैंने ऐसे पूछा कि डैडी ऐसा है कि मुझे ऐसे ऐसे बोला गया कि एक अपना ड्रेस लेगा, तो हेयर ड्रेसर ने कहा मुझे चार्ज करना चाहिए, तो कितने पैसे मांगने चाहिए? ऐसे ड्रेस कहाँ से खरीदा तुमने? मैंने कहा अभी रिसेंटली खरीदा, मैंने एक ही बार पहना, तो यही पैसे से खरीदा जो फिल्म इंडस्ट्री से कमाया। तो फिल्म इंडस्ट्री में डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से कमाने के लिए पैसे, एक पैसा नहीं लेना है तुमको। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपनी साड़ियां भी यूज करती हूँ, कपड़े भी यूज करती हूँ, जूते भी यूज करती हूँ, ज्वेलरी भी यूज करती हूँ, एक पैसा नहीं मैंने चार्ज किया। यहाँ तक कि लोग विग का हायर भी लेते थे। मैंने अपने विग्स, क्योंकि हेयर ड्रेसर से आप विग मंगाए तो हायर लेते हैं, और क्यों नहीं, बेचारी वो मतलब वो लेकर आते थे विग वाले से, वो अपना थोड़ा सा कमीशन रखते थे। मैंने अपने सारे विग्स खुद बनाए, और विग मेकर का नाम भी मैं लेना चाहती हूँ इसमें। कैलाश विनर विग्स जो है, कैलाश दादा, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं इंस्टॉलमेंट से मैंने उनसे विग्स खरीदे, महीने में 5,000 2,000 ऐसे। आज भी मेरे पास विग्स है। आप एक फिल्म फैमिली का हिस्सा तो थी, और अगर आप उस फैमिली में रहती तो आराम से आपका फिल्मी करियर चल पड़ता। कहाँ चीजें गलत हुई कि आपका और सुनील जी का ब्रेकअप हुआ? मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। वैसे तो देखा जाए तो सानू जी वो सच अ बिग स्टार, अगर होता तो मैं उनकी वजह से मेरा करियर आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आई हूँ, कर्मठ हूँ, पुरुषार्थ लिखा है मेरे 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 कुंडली में, मतलब जिसको आप कुंडली बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ, और पुरुषार्थ से ही मुझे कभी जिंदगी में इजी मनी नहीं मिला। ये भी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कोई मुझसे फोन पे या आके मीटिंग करके जाता था कि आपको अमेरिका में 40 शो करने हैं, हम आपको साइन करेंगे, 20 लाख रुपए का पूरा वो होगा। मम्मी बैठी रहती थी घर पे, कोई भी आता तो मैं अपनी मम्मी या किसी को या बहन को बिठा के रखती थी कि वो भी सुने, बिकॉज दे शुड नो कि भाई क्या बात हो रही। कल को मैं कुछ बोलूँ तो दे शुड बी द वन टू से नहीं ऐसे से, और मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ। मम्मी जब वो गए, मम्मी ने बोला तो बहुत अच्छा है बेटा, पैसे हैं तुम अपना लोन का इतना हिस्सा चुका सकते हो। मम्मी नहीं मिलने वाला, इतना पैसा मेरे पास आसानी से आएगा नहीं होगा, और श्योर एनफ वो कैंसिल हो गया। लेकिन अब रिसेंटली मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे, छोटा बेटा ज्यादा है, मैं जब ऐसा बोलती हूँ, मम्मा डोंट ब्लॉक इट, यू हैव अ डर्टी हैबिट ऑफ ब्लॉकिंग थिंग्स, डोंट से दैट, से आई विल गेट, I said, okay, I will get. He said, आप अपने जहन में डालो इस बात को। हाँ। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव बोलना, गाली देना ना अपनी जबान से बंद कर दो। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव बोलो। Always, आपको किसी के बारे में कुछ बोलने का मन भी करे ना बुरा, बोलो यार ऐसा यार ठीक है यार, वो आदमी की कोई मजबूरी, मैं तो ऐसी हूँ। सुनील जी से क्या पंगा हो गया कि मतलब एक अच्छी खासी लाइफ हो सकती थी जिसे अटैच करके? I got scared because of his temperament, and I think that's why. But it was a very passionate romance. मैंने सीखा अगर रोमांस या प्यार के बारे में, तो मतलब his style of प्यार, but how a person can love, you know. इसको बोलते हैं ना एकदम उस पोल से लेके इस पोल तक, मतलब that kind of variation. अच्छा, मतलब आराम से ब्रेकअप हुआ No. या थोड़ा टॉक्सिक लगा? I just left and I switched off, means I stopped communicating constantly. And he tried एक दो बार, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, या मैं अपनी सहेली के घर चली गई, या मैं गायब हो गई 1-2 हफ्ते के लिए. Then he got the message. He's also a very classy person, comes from a very good family. ऐसा नहीं दुनिया देखी हुई इंसान, रियलाइज किया कि नहीं इसको पसंद है. तो फिल्मों की नॉलेज आपको करीब करीब हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर रहे थे, और
ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि अगर फिल्मों में आपको लीड एक्ट्रेस या मेन स्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा बनना है तो आपको हॉरर फिल्म्स अवॉइड करनी है एंड यू स्टार्टेड विद हॉरर फिल्म्स मतलब क्यों? लेकिन कौन पता नहीं फ्रांस would never he does never believe कि कोई B grade C अच्छा grade नहीं he believed in roles character क्या है अच्छा he never also believed in hero heroine अच्छा उनके हिसाब से कैरेक्टर आर्टिस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो फिल्म कभी नहीं चलेगी ओके and he never said and he was the last person to say कि तुम कौन सी फिल्म चूज करो अच्छा अगर उनको ये लगता कभी शायद एक आध बार आई डोंट रिमेम्बर अगर लगा भी होगा लेकिन कभी उनको लगा होगा कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो पैसे नहीं देता है या उसका रेपुटेशन से तो संभाल के रहना थोड़ा सा अच्छा मतलब फिल्में आप कोई भी करो कोई टेंशन नहीं तो जब आप हॉरर फिल्में कर रहे थे तो किसी ने आपको रोका किसी ने नहीं ना मुझे पता था मैं तो उस वक्त सिर्फ पैसा कमा के अपना घर बसाना चाहती थी ताकि मेरे बच्चे के लिए मैं एक आशियाना बनाऊं लाइक दैट फिर जैसे आप हॉरर फिल्में कर रही तो वहां से मेन स्ट्रीम पर जंप करना इज अनदर स्ट्रगल कैसे नॉट फॉर अ कैरेक्टर एक्टर बिकॉज़ हॉरर फिल्म में तो आप हीरोइन बनती हैं हां कैरेक्टर एक्टर आप हीरोइन बनना तो आपकी गलत फैन फॉलोइंग मुझे याद है कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स बोलते थे अरे ऐसे से छोटे छोटे शहरों में तो लोग पागल हैं आपको नहीं ऑफ कोर्स जो बंद दरवाजा फिल्म है वो मतलब मैं छोटे छोटे गली गांव में भी जाती थी अभी जैसे मैं जब कांग्रेस पार्टी में थी और मैं जब जाती थी तो लोग मतलब यंग लड़की बोला हम आपका बंद दरवाजा हां बंद दरवाजा इज वेरी पॉपुलर उस टाइम तो थिएटर्स भी जो आपको पता है गांव में कैसे थिएटर होते थे तो बहुत चलते थे तो अगर ये पॉपुलैरिटी एक कैरेक्टर एक्टर में हो और वो उस फिल्म में हो तो चार चांद लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक तो आपको इजीली मिलते थे कैरेक्टर मुझे तो मिलते रहे मैं एक दिन में तीन शिफ्ट करती थी मतलब आई एक टाइम था मेरे पास 33 फिल्म्स थे ऑन फ्लोर 33 फिल्म आई वाज वेरी बिजी कभी क्रेव किया है कि मेन स्ट्रीम होना है मुझे तो मतलब क्या होता है मेन स्ट्रीम मतलब लीड एक्ट्रेस मैं कौन सा आर्ट फिल्में कर रही थी हॉरर फिल्म भी मेन स्ट्रीम मेन लीड जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम एंड आर्ट सिनेमा आर टू डिफरेंट यस मेन लीड और कैरेक्टर में कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कमजरफी का एहसास ना मेरे माँ बाप ने हमको दिलाया ना हमने मुझे कभी अंदर से इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग एंड जैसे जैसे मैं जिंदगी में और झटके खाती रही वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम तूफान होता गया फिर तो मैं ऐसे हुई कि आओ अब देखते हैं क्या होगा हाउ डिड यू गॉट रोल इन बेटा फिल्म ऐसे आई थिंक सुना उससे मेरा नाम काफी था कि भाई नई लड़की आई है शी इज गुड एक्ट्रेस लंबी है अच्छी पर्सनालिटी है एंड ऑल दैट तो मुझे अप्रोच किया गया इंदु जी के ऑफिस से अप्रोच किया मेरे सेक्रेटरी को मैं गई मिलने ठीक है बोला ऐसा ऐसा रोल है ये उस टाइम ऑडिशन नहीं होता था इंद्र कुमार जी सुभाष घई जी जो भी डायरेक्टर्स जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे इवन द हॉरर फिल्म के डायरेक्टर्स थे they used to visualize on their own they never say भैया ड्रेस अप करके आओ फिर हम फोटो लेंगे एक इंसान ने लाइफ में जहां तक मुझे याद है गेटअप में ड्रेस अप करके गई थी एक लेडी तो आज भी मतलब ग्रैंड लेडी टुडे इवन जीनत अमान जी उनको जब राज साहब ने कहा था कि तुम मेरे फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकती मेरी फिल्म में हीरोइन का जो इमेज होता है वो अलग होता है तुम बहुत मॉडर्न हो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए शी गॉट ड्रेस्ड एंड वेंट टू हिज स्टूडियो एंड सेड दिस सी मी नाउ and that's how she got selected so that is one person and she wanted that role and she वो रोल इतना फेमस है वो she is also famous दम मारो दम of course is there हरे राम हरे कृष्ण सत्यम शिवम सुंदरम मतलब जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम वाला रोल कर सकती है वो एक सोचने वाली बात है she did very well बेटा फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा कहाँ शूट हुई थी मुंबई में हुई थी ऊटी में हुई थी ऊटी में तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत प्रेशियस इंसान मिली अरुणा जी उसके बाद साथ मैंने आगे भी काम किया बहुत मजा आया था एंड मुझे तो मैं तो एलिस इन वंडरलैंड थी कई साल तक सीख रही हूँ इस तरह से थी मैं फिल्म इंडस्ट्री में लेकिन जब सेट पे होती थी मैं सब स्ट्रेस हो जाती थी आई थिंक आई वाज मेंट टू बी एन एक्टर मेंट टू बी सोशल वर्कर मेंट टू बी एन एडवोकेट कह सकते हैं कि जो
पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस था वो काम ने हटा दिया था या कम कर दिया था, सप्रेस कर जो दिया था? काम आपको अपने स्ट्रेस भुला दे, देखो स्ट्रेस काम में भी होता है लेकिन वो मीठा स्ट्रेस होता है। अच्छा, लेकिन जो आपके दिल के अंदर जो बातें हैं या जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही स्ट्रेस, अगर वो काम आपको वो सब चीजें भुला दे, दैट इज द जॉब फॉर यू। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैंने लाइफ में जो भी काम किया ना मेरी पसंदीदा काम। कृतिका जी, बेटा फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। ये फिल्म करते टाइम आपको नहीं लगा कि एक गाना तो इंदर जी मेरे ऊपर भी रखते? नहीं, नहीं, कभी नहीं, आपने बात भी नहीं आई रिस्पेक्ट, नो कभी नहीं। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, आज भी मैं उसको बिलीव करता हूँ। और अगर उन्होंने ऐसा विजुअलाइज किया है कि ऐसा ऐसा रोल होगा और ऐसा होगा और ये गाना गाएगी और वो एक्शन करेगा तो वही होगा। आई नेवर, पहली बात तो मैं डायरेक्टर को इधर रखती हूँ और प्रोड्यूसर शायद उससे नीचे, लेकिन ठीक है आज की तारीख में आई अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर नहीं होगा तो डायरेक्टर भी बेचारा क्या करेगा। बट आई नेवर क्वेश्चन एंड मे बी दैट्स व्हाई आई डिड 125 फिल्म्स, अलग-अलग लैंग्वेजेस में। पहले ये भी बोलते थे ना कि सवाल बहुत ज्यादा करती थी जो एक्ट्रेसेस, तो वो बात की जब ज्यादा दिमाग आ जाए ना, जब आपको कैमरा की समझ आ जाए, फिर आप ऐसे पूछते हैं कैमरा से। तो मैंने ये क्यों नहीं किया काफी साल तक, ये कैमरा के बारे में मुझे आज तक भी नहीं पता 75 का लेंस कैसा होता है, 25 का क्या, मिल लोग कौन सा लेंस लगाया, ये लगा जाता है। मैं तो सिर्फ अपना काम करती थी। तो मैं एक एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया, इतनी तकलीफ हुई हम सबको का। रविंद्र पीपट जी की फिल्म थी वो, दूर से आ रही हो और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं और उससे एक दो एक्टर और थे, और आ रही है, अरे सडनली लुक, वेट समवन्स कटिंग माय लाइट फ्रॉम हियर, भैया झाड़ काट रहा है आपकी लाइट को, रहने दो, चलो चलते हो, जंगल है। So irritating, and then finally I went and told her, I said, look, can the cameraman को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो ना please. No, but I don't want a shadow on my face, and you know I don't want. मैंने कान पकड़े, भैया मैं तो नहीं तंग करूँगा। एक और सीनियर एक्टर थे, उनका नाम मैं लूँगी, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान, वो खाओ नंबर 1, sorry to say, आज वो नहीं है हमारे साथ। संजू की बहुत उनसे खटती थी। तो हम एक शूटिंग कर रहे थे, साउथ की फिल्म थी, संजय दत्त भी थे उसमें, संजय हीरो थे, भी मतलब क्या हीरो थे, हीरो। और सेट पे आए लोग और शूटिंग शुरू हुई तो ऐसे बोलो, ऐसे एक मिनट रुक जा, हिलना नहीं, मेरा इमोशन नहीं आ रहा है। He used to get so thick, उसको संजू को अलग से जाके शांत करना पड़ता था। हर एक के काम में इंटरफेयर करना उनका काम था। Oh God. But he was a good actor. ज़्यादा ट्रेंड लोग भी लोग को तकलीफ देते हैं। हाँ, I think, और मैं ऐसा मानती हूँ, बहुत आजकल के ज़माने में तो ट्रेंड एक्टर बहुत से हैं और जो बहुत नाम कमाया उन्होंने, definitely they are different, but उस टाइम मैं ऐसा मानती थी, मीना कुमारी जी ने ट्रेनिंग नहीं ली, दिलीप साहब ने ट्रेनिंग नहीं ली, प्राण साहब ने ट्रेनिंग नहीं ली, मधु बाला जी ने ट्रेनिंग नहीं ली, सब अच्छे एक्टर, सब अच्छे। आज भी उनकी पिक्चर देखो तो ऐसा लगता है। पर कैमरामैन उनके साथ अपना काम करता था, लाइटिंग अपना, मेकअप अपना, डायरेक्ट स्टोरी अपना काम कर रहा था। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को जब आप अपना काम करने दोगे तो कोई कराएगा। संजय दत्त के साथ भी आपका अच्छा खासा काम रहा है, आपने काफी फिल्में की है उनके साथ, गुमराह, टैग द फायर में भी आपने काम किया है, और संजय दत्त की जो थानेदार में भी आपने काम किया है। तो संजय दत्त की जो इमेज रही है वो प्लेबॉय, और उन्होंने तो ऑफिशियली कहा है अपनी फिल्म में कि 308 लड़कियों के साथ सोया। आपको नहीं मानिए, फिल्म तो सिनेमैटिक के लिए तो आप लोगों को थोड़ी खुशफुसाहट करने के लिए तो आपको डालना पड़ता है। संजू was a very handsome man. People used to say, I never used to think he's handsome. I don't like men with long hair. अच्छा, फौजी बैकग्राउंड में, और वो ऐसे चलते थे, लोगों को उनका स्वैग बड़ा अच्छा था। अब मैं देखती हूँ तो मुझे हाँ यार स्टाइलिश था, स्टाइलिश है, मतलब स्वैग भी था, ये भी था। अब जब पिक्चर देखती हूँ उनकी, and he was a very nice. कभी आपने कोई पिकअप लाइन मारी उन्होंने, बिकॉज़ आप भी इतनी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, तो डेफिनेटली संजू बाबा का दिल कभी तो पिघला होगा। हमारी भी हुई तो मैं आपको क्यों बताऊँ।
लेकिन यस इट वाज फन वर्किंग बहुत बड़ा बदमाश सेट पे सबके साथ बदमाशी करना बट ऐसे काइंड मस्ती हमारी बहुत चलती थी। अक्षय कुमार भी बहुत प्रैंक्स करते हैं और तो दोनों में से शैतान आपको ज्यादा कौन लगा, संजय दत्त या अक्षय कुमार? सो मैंने जब अक्षय के साथ फिल्म की, 2 फिल्में की, एक रिश्ता और खिलाड़ी। खिलाड़ी। खिलाड़ी में वो बिल्कुल नए थे तो एकदम फर्मा बरदार और अपने फिटनेस और अपने काम पे he was like he had to prove himself ना। अंदाज भी थी। हाँ अंदाज में मेरे अक्षय के साथ सीन्स नहीं थे, लेकिन खिलाड़ी में भी नहीं थे। खिलाड़ी में गाना था, एक रिश्ता में था। एक रिश्ता में अमित जी थे सेट में। हाँ। तो अमित जी was the biggest prankster। अच्छा। अक्षय was very this thing, हंसी मजाक चलता था, लेकिन not when अमित जी को था। तो अब बाकी कई जगह पे चलता हो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर अमित जी नहीं हो तो फिर जूही के साथ, करिश्मा के साथ मस्ती करते थे। अच्छा। शक्ति जी के साथ। Yes. और हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट श्रीदेवी जी, गुमराह में जो आपके सीन भी है, उनके साथ फाइट सीन भी है। और she was such a gorgeous human being. I don't know why God took her away इतनी जल्दी। पता नहीं वो परी थी, आई थी कुछ सालों के लिए यहाँ पे, जाना था। उनकी भी अपनी जर्नी थी। She also went through a lot in life and उस टाइम काफी टफ सिचुएशन से पर्सनल लाइफ में भी वो आई थिंक चल रही थी, उनकी मदर बीमार और वो तो सब। पहले अच्छा। it was I think जानवी वगैरह के पैदा होने से पहले मदर की बीमारी का। श्रीदेवी साथ मैंने सबसे पहले मैंने जो फिल्म की थी गुमराह, नहीं हाँ गुमराह की, उसके साथ जैसे गुमराह साइन की उससे कुछ एक आध महीने बाद शायद, मे बी आई एम नॉट राइट, हीर रांझा में मुझे बोला गया कि श्रीदेवी के साथ, और मुहूर्त शॉट, और मुझे चलते चलते सीढ़ियों से उतरते श्रीदेवी जी के साथ डायलॉग बोलना, वो चुप से सुने, अच्छा वन टेक में वो किया और सब ताली बजाई। श्रीदेवी के सामने आपने बिना नर्वस हुए, नई लड़की है आप, आपने किया, तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद। और तो हम श्रीदेवी जी के साथ शूटिंग करते थे ना, तो वो बात नहीं करती थी ज़्यादा, एक चेयर पे बैठ के तो किताब पढ़ लेती है, फिर ऐसे देखती रहती थी। कभी-कभी लगता था आपको देख रही है, लेकिन आप अगर ऐसे देखो तो उनका आई, उनका दिमाग नहीं हो रहा था, शी वाज थिंकिंग, मगर गेज फिक्स होता, वो हो गया होता। तो मुझे तो बहुत पसंद है, इतनी सुंदर, माय गॉड, मेकअप करके जब आती थी ना रूम से, ऐसा लगता कोई अप्सरा क्लाउड्स पे चल के आ रही है। कैन यू इमेजिन? वो भी हीर रांझा के आउटफिट में, अगर आप देखेंगे वो फिल्म की फ्रेम हरमेशी ने क्या, आई थिंक हरमेशी वाज आल्सो सिनेमेटोग्राफर। तो नागिन देख लो, ये देखो, वो नागिन वाज हरमेशी's फिल्म, चांदनी देख लो यश जी की फिल्म। तो हम लोग तो, मैं तो ऑ में थी, तो मुझे बात करने का बहुत मन करता था, तो मुझे सब लोग बात नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है उनको। अच्छा, उनके ना रूम के बाहर आपको हमेशा चप्पल दिखाई, मेकअप मैन का, हेड का, प्रोड्यूसर की तरह चप्पल बाहर। अच्छा। अपने रूम में वो किसी का चप्पल अलाउ नहीं करती थी, टॉवल एक बिछा रहता था ताकि आवाज नहीं आए रूम के अंदर। अच्छा। दरवाजे के पास, फिर रूम में जाओ तो खुशबू आती थी अगरबत्ती या मोगरे की। अच्छा। फूल रखती थी वो फ्रेश। ये सब प्रोड्यूसर को बताया जाता कि आपकी सब अरेंज हुई, नारियल पानी रखा जाता था। अच्छा। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे और मैंने कहा कि मुझे तो बात करनी है, अनुपम जी से मैंने कहा मुझे उनसे बात करनी है, I just love her, she's too good. Go talk to her because I used to see अनुपम जी से बात करना। मैं बैठी थी खेतों में चेयर लगा के, तो मैंने आके बगल में खड़े होकर yes 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 please come spot दादा, चेयर लगा, like that, voice was always so soft. Then she was talking to me, what books you read, and then I said क्यों लोग ने सब ये, तो हिंदी was not very fluent. Yes. तो वो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते। अच्छा। अगर आप इंग्लिश में बात करो उनसे, वो करते। हाँ। वहाँ से मेरा एक कनेक्शन उनसे बना। गुमराह में जो हमने फाइट सीक्वेंस किया, मैं डर रही थी कि कहीं हीरोइन की फेस पे कुछ नहीं लग जाए, वो डर रही थी कि मुझे कुछ नहीं हो जाए। It was a beautiful. I just loved Sridevi. I still love.
कई जगह मेंशन है कि श्रीदेवी जी वाज टेरिफाइड ऑफ संजय दत्त, पता नहीं क्यों। तो क्या गुमराह के सेट पर ऐसा कुछ हुआ कि वो संजय दत्त से See, it could be. I'm not saying she was, but it could be because she's very macho, and Sridevi was that kind thing. That that woman who wants to be protected, that little child woman. I used to see in her a child woman, and I think the reason she married Bonnie G is because Bonnie G gave her that feeling that I'm there. तू डर में हूँ ऐसा वाला. So yeah, maybe she was because Sanju was like she added a film with her called Chandramukhi also. Yeah. Salman and this. But Sridevi had become a big star. Even with in Gumrah, she was not small. कोई पंगा नहीं लेता था उससे. And none of the heroes would be like, "I am Sri, how are you?" ऐसा कोई नहीं बोलता था. संजय दत्त Sri ji, no, Sri ji. Everybody was Sri ji. She taught me सबको सर बोलो. अच्छा. तो क्योंकि अगर आप सर डायरेक्टर भी हो, कैमरामैन के सर, मेरी आदत इतनी होगी तो मैं सबको सर बोलता, आज भी बोलती हूँ. She said सर बोलने से ना वो इंसान के दिमाग में रहेगा कि मेरी इज्जत करती है. हाँ. कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें. एक लिमिट में रहे. और मैं आपको बताई उनकी एक तरीका था जब किसी को रोकना होता था, जैसे दरवाजे पे कोई गया बुलाने के लिए, मैम शॉर्ट रेडी, तो शी वुड लाइक if he's supposing किसी ने दरवाजा खोला या नॉक किया तो the man opened the door, मैम शॉर्ट रेडी, मैं आ रही, stay there. तो इशारों में और because उस टाइम आप मेकअप रूम में चले गए तो पता नहीं आप बाहर जाके क्या कहानियां बनाएंगे. and she had come from the south, तो वो आने भी नहीं देते थे बस बाहर. उसके और वो अकेले कभी रूम में होती नहीं थी. अगर आप आए हैं बात, अगर आपको बात करना सिर्फ डायरेक्टर आके बात करेगा. अच्छा. कांटेक्ट पर्सन सिर्फ वही रहेगा और कोई टीम से नहीं, प्रोड्यूसर भी नहीं, कोई भी. बाकी उनकी टीम. तो इसलिए आपको मिलने में भी इतना सोचना पड़ा था. बिकॉज़ वो एकदम में कैसा था उनका. हाँ. पूरा माहौल. एंड ठीक है यार, शी डिजर्व इट. गुमराह में आपका एक सीन काफी वायरल है. उस टाइम का काफी Love बोल्ड सीन था. यस, लव मेकिंग जो सीन है. तो कैसे आपने अपने आप को रेडी किया? क्या कोई डबल थॉट्स थे कि यार इस तरह का सीन नहीं करूं, या यू वर रेडी? मुझे तो महेश भट्ट साहब तो एकदम फ्रैंक एंड ऑनेस्ट पर्सन. दूसरे तीसरे दिन शूट मतलब मेरा अप्रूवल होने के बाद मुझे बताया था कि सीन आई एम गोइंग टू प्लानिंग दिस काइंड ऑफ सीन बिकॉज़ ये लव सीन होगा तभी ये लोग भाग सकते हैं, वरना ये इतने कड़क दो जेलर दो कैदियों को या एक कैदी को कैसे भागने देंगे unless they are engrossed. And WhatsApp comes from Rajneesh thought. Rajneesh के हिसाब से तो संभोग में ही समाधि है. So he very clearly told me, and I was worried कि कैसे करेंगे शूट, but बहुत खूबसूरती से शूट हुआ. कंफर्टेबली एकदम आराम. कपड़े भी ऐसे बने कि जिसमें लाइटिंग ऐसी की गई इसमें पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ पहना हुआ है कि नहीं. ऐसे आज तक लोग सोचते थे कि भाई उस दिन मैंने शायद एक पॉडकास्ट में इसका राज खोला था. तो मुझे मतलब प्रवीण भट्ट साहब वाज द सिनेमेटोग्राफर, एंड मैं तो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए मैं सिर्फ एक शर्ट, लंबे शर्ट में आई थी. आजकल वो लंबा शर्ट लोग बाहर घूमते हुए पहनते हैं, लेकिन उस टाइम पहनना वाज अ बिग बोल्ड थिंग. लंबे शर्ट होते हैं ना, नाइट्स रात को हम लोग पहनते हैं, तो शर्ट ड्रेस बोलते हैं. शर्ट पहन के आई थी, सेट पे बटन खोलना शुरू किया. सब लोग उनको लगा कि खोलेंगे तो कुछ भी नहीं, पूरा जंपसूट था शॉर्ट्स के साथ. ऐसा कुछ था कि सेट पे इतने ही लोग रहेंगे या कम लोगों के बीच बोला गया था you want the light and all to say no, क्यों नहीं, तो लोग ऑडियंस में हैं. अगर इनको ये सीन अच्छा लगा तो सीन इज गुड. And but I was very happy. I like it. Good. Very good. तो इसके बाद इस तरह के सीन, सारे बोल्ड सीन्स भी आप कर रहे थे, रोल्स वैम्प के कर रहे थे. यहाँ से बरजातिया फैमिली में कैसे एंट्री हुई? मतलब वो तो एकदम पारिवारिक फिल्में बनाते हैं. एक्चुअली मैंने एक ही सीन ऐसा किया है, बाकी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और कुछ रंजीत के साथ भी आपके सीन्स वो वायरल वो है. तो ये वो तो अब क्या करें, वैम्प के रोल है तो वैम्प विलन के साथ आपको अमरीश पुरी जी के साथ या गुलशन ग्रोवर, बिकॉज़ हमारे नजरिए में क्या था,
जो वैम्प होगी वही सब ये सब कर सकती और वो ग्लैमरस होती थी। आज हीरोइंस ग्लैमरस रोल करती है, लेकिन तब वैम्प को लिया ही जाता था कि हीरोइन सीधी सादी हाँ, चुई मुई, गर्ल नेक्स्ट डोर। वैम्प ऐसी है हाँ, कि भैया हीरो को लगेगा हाँ ये तो बड़ी हॉट है। सो दैट इज देयर, इट वाज पार्ट ऑफ द थिंग। आजकल की हीरोइन जैसा करती है Yes. और लोग कहते हैं अरे यार क्या बात है। सो इट्स चेंज, डायनामिक्स इज हाँ। चेंज बिकॉज़ सोसाइटी हैज हाँ। चेंज्ड, बिकॉज़ एक्सपोजर हैज चेंज्ड। हाँ। बट I was doing it as a job. I was doing, and मेरी नजर एक ही चीज पे थी कि मैं किस लिए कर रही हूँ ये काम, मैं क्यों कर रही हूँ। ऑनेस्टली अपनी रोजी रोटी कमानी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, लोग चमचमाते लाइट्स में मुझे वेलकम करेंगे। मैं उस ग्राउंड रियलिटी पे हमेशा ग्रीन इमेज थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और बटाकियास में की फिल्म में आपको आराम से मतलब अगेन मैं बता रही हूँ ना, जो पहले के डायरेक्टर्स का ना कंसेप्शन, विजुअलाइजेशन, मैंने ऐसे भी फिल्में की थी जिसमें जैसे मैं छोटी बहू की, और भी थी क्या था, जैसी करनी वैसी भरनी, गोविंदा जी, हाँ। गोविंदा के साथ ऐसी भी फिल्में की थी। हाँ। तो इसमें वैम्पिश रोल था लेकिन घरेलू, हाँ। घर की वैम्प। तो बरजाती जी ने मुझे बुलाया। एक्चुअली मेरे सेक्रेटरीज ने भी मुझे बहुत पुश किया, मतलब लोगों से मिलना। आप इंडस्ट्री की क्रीम डायरेक्टर्स और जो सक्सेसफुल एक्टर्स, टॉप लोग जो थे उनके साथ काम कर रहे थे। अपने करियर के पीक पर ऐसा क्या हुआ कि अपने फिल्मों से फोकस आपका प्यार की तरफ झुकाव हो गया? प्यार तो थोड़ी पूछ के आता है। प्यार तो मुझे तो प्यार बहुत पसंद है। अब नहीं, अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि भैया अब प्लीज दिल के द्वार बंद करो, अब बहुत हो गया। और उसके बाद आपने बीच में सिंगिंग में भी करियर अपनाया था। हाँ, तो सिंगिंग का करियर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे शुरू हुआ। मैं जब शूटिंग करती थी, अनुपम जी, सलमान, ये सब लोग ना, मैं गाती थी। क्या गाती है तू यार, हमारे गाती क्यों नहीं है? अच्छा। नहीं, मैं ऐसे। फिर कभी सतीश शाह जी, वो भी गाना गाते थे। हाँ। He also and he loves good हाँ। music. तो we say, यार तू बोलती किस वॉइस में और गाती कितनी सुंदर है, तू ऐसे बोलती क्यों नहीं? जैसे मैंने कहा, नहीं, बोलना मैंने ऐसे सीखा और गाना ऐसे। सलमान के साथ हम एक फिल्म कर रहे थे, बुलंद। हाँ। तो बुलंद में हम नेपाल में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ सलमान जो फिल्म बनी नहीं थी ना बुलंद, सोमी अली भी थी उसमें, जहाँ से इन दोनों का डेटिंग शुरू हुआ था। सोमी अली ने किस्सा बताया। आई थिंक ऑलरेडी हाँ। डेट कर रहे थे वो शायद। मतलब इस फिल्म के दौरान ही ये सोमी अली भी मिली थी उससे। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस। जब वो सेट पे आए थे, सलमान यूज्ड टू से नहीं, शॉट से पहले मुझे गाना सुना मुझे। हाँ। बैठ के तो मैं गाना सुनाती थी। हाँ। मुझे बोला यू शुड डू दिस एज अ प्रोफेशन। हाँ। तो मैंने कभी हिम्मत नहीं की। फिर जब सानू जी के साथ शुरुआत, हाँ। मतलब रिलेशनशिप में आए, उनके साथ शोज करें, उनके शोज को मैं डिजाइन करती थी। हाँ। यहाँ से शाम सानू जी की एंट्री होगी, हाँ। ये कपड़े पहनेंगे, ये लाइक यहाँ पड़ेगा, ये करेगा, विजुअलाइजेशन ऐसा था। I just started like, you know, let me also try to sing. फिर मैं सानू से बोला, गाना, अरे बाप रे, तू गाना गाएगी? अच्छा चल, सुना। अच्छा फिर बोलते ए ऊपर ना, उसका जरा गाना सुन ले, उसको स्टेज पे गाना है, तो जरा ठीक कर, 4 लाइन गाने थे ऐसे करके। I love the way you mimic शानुदा। पूरी मतलब घोल के पिया हुआ है शानुदा को लगता है। ऐसे थोड़ी प्यार होता है। तो ऐसे मैंने शुरू किया था सिंगिंग ऑन स्टेज। हम लोग के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। फिर मैंने जब म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, फिर म्यूजिक अपने पैसे थे तो म्यूजिक रिकॉर्ड किया, फिर उसको मतलब गाना गाया। फिर वो वत्सा म्यूजिक के वत्सा म्यूजिक कंपनी थी, उन्होंने पहले मेरा एल्बम पिकअप किया। 1996 में पहला एल्बम आया था और सानू जी ने भी फिर उसमें वो किया, मतलब वीडियो शूट किया मेरे लिए। वीडियो में थे वो कुछ गाना, मतलब एक गाना लिखा था उनको सोच के, तो वो मैंने बोला ऐसा अगर आप करेंगे, हाँ चलो मैं करता हूँ। आपने ही लिखा था सॉन्ग? नहीं, जो राइटर ने लिखा था, उन सबको पता था ये चल रहा है, पूरी इंडस्ट्री को पता था। तो सानू जी भी वजन कम कर चुके थे, वो भी ऑलरेडी, और उनको एक्टिंग का शौक था। उनके अंदर किशोर कुमार जी की रूह थी मुझे लगता है। तो ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद
म्यूजिक गाना शुरू किया, लेकिन तीनों एल्बम मेरे जो थे वो didn't do very well, but मुझे अपने गाने का जो शौक था या लोगों तक पहुंचा कि अच्छा ये गाना गा सकती हूँ था। अब तो मैं अभी भी रियाज करती हूँ कभी कभी, अभी भी म्यूजिक म्यूजिक मेरे लिए एक दवा है। मैंने आपके वीडियोस भी देखे YouTube पे है जहाँ पर आप शानुदा के शोज को होस्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत मतलब अच्छे हाँ YouTube पे है आपके रिकॉर्डिंग्स के भी वीडियोस हैं जहाँ पर आप अपने एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं और शानुदा बैठे हैं देख रहे हैं, वो करेक्ट करते थे। एक दिन वो आए थे सुपरवाइज करेंगे, मैंने सुना ए ये कौन 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 किसने किया ये, बुक कर स्टूडियो बुक कर। हाँ ऐसा है दादा, मैं कल आऊंगा 11 बजे। हाँ मेरे पास लेकिन सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तो आप कर देना, ठीक है मैं आता हूँ। फिर से गा हाँ यहाँ से गा वहां से ऐसे कर करके उन्होंने मुझे आके सीखा। तो हमने अपने मेरे एक वीडियो था जिसमें वो थे, उसमें मैंने ये डाला भी है कि मैं गा रही हूँ और वो आके मुझे बता रहे हैं। कितनी ये स्वीट मेमोरीज है और जो कुछ भी है वो एक इनोसेंट प्योर लव था ऑफ कोर्स, लेकिन मीडिया इस चीज को बहुत अलग तरीके से पेश करता है। I don't think so. मीडिया में फैंस कभी-कभी इस तरह देखते हैं कि उनके एक आइडियलाइजेशन होता है, लेकिन वो मेरी जर्नी थी, वो उनकी जर्नी थी। एंड मैं तो ये बोलती हूँ अगर फैन आपको सचमुच प्यार करे तो आपकी सारी जर्नी एक्सेप्ट करता है। एंड मीडिया ने कभी हमारे बारे में ये लिखा कि चलो सानू इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा था जब हम गए थे तो साउथ अफ्रीका के crooner comes with his queen and things like that। अभी भी कटिंग्स है उसकी, मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अभी भी इतने मेरे पलक के नीचे फोटोग्राफ्स और एल्बम्स और ये कटिंग्स के इतने सारे थक्के हैं। कभी कभी मेरा मन करता है इनको जला दूं, मुझसे होता नहीं जलाना। मैंने एक टाइम पे बहुत सारी फोटोज जलाई थी, और वो भी मैंने नहीं, मेरे फादर ने कहा था, क्योंकि मैं जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं साध्वी बनूंगी। हाँ ये भी मैंने पढ़ा था। हाँ मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था, मैं जाऊंगी विपश्यना में और और मैं खाना वाना बंद हो गया था मेरा, खाना में सूप चावल का पानी और घर वाले सब परेशान। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसे से, अच्छा वो चिट्ठी भी लिखते थे मुझे, चिट्ठी तो मेरी चिट्ठियाँ थी, हमारी फोटोज थी, आज भी है, सब जला नहीं पाई। मेरे फादर ने बोला सब निकाल, दिखा अच्छा दिखाओ, अच्छा ये कब का था, सब चीज में डाल दो बैग में, ऐसे करके हम मैं अच्छे इनोसेंट थे, बैग उठा के चले बाहर। मैंने कहा वेरी गुड, आई एम गोइंग टू बर्न ऑल दिस, आई एम गोइंग टू बर्न ऑल दिस, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, टू फॉरगेट। और मुझे आज भी याद है आभार अपार्टमेंट्स में मैं रहती थी, और उसके सामने वो अब तो खैर वो तो खोल दिया, सुंदर बाड़ी पर वो ग्यारी रोड के पास टुवर्ड्स फिशरीज, वहाँ पे एक ऐसा कोना था, रोड ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, तो कोने में उन्होंने डाला और लाइटर से आग लगाई और मैं रो रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ यस स्टॉप। और मुझे लगता है कि वो अच्छा किया उन्होंने, तो मैं पता नहीं कहाँ आज मुझे आगे मेरे दूसरा बेटा पैदा होना था, उसको स्टार बनना है आगे चल के, उसको इंडस्ट्री में नाम कमाना है, उसकी जर्नी लिखी थी। तो उस आत्मा ने मुझे बोला तुम कहाँ जा रही हो, जरा ठहरो। मतलब जब भी मेट में जो शाहिद और करीना का सीन था कि शाहिद करीना को उसके एक्स के सारे पिक्चर्स जलवा के डंप, वो मेरे लाइफ से कॉपी किया जब भी मेट बाद में बना। सो ऐसा था, बट इट वाज अ नाइस एंड इनोसेंट। वैसे आप बहुत लकी हैं, आपकी वजह से मेरे काफी अंदर से बहुत सारे ऐसे मेमोरीज निकली जो मैंने पहले कभी बोला ही नहीं। हमें तो आप जो शानुदा का स्टाइल बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो लोगों को एक साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। कुछ आपने बंगाली खाना वाना बनाना सीखा? सब, एवरीथिंग। I love मच्छी भात, मीठा पानी का मच्छी, एंड शानू जी की मम्मी जो बनाती थी खाना, या शानू जी जो खाना बनाते थे, वो मैंने उनसे एक मटन रिजाला सीखा, बहुत सारा प्याज और मटन, बंगाली। अच्छा कोलकाता आज भी जाती हूँ तो हम लोग जहाँ खाना खाते थे, हम लोग ने 4-5 शो स्टेडियम में किए थे, पियरलेस में आहिली करके एक रेस्टोरेंट है, या आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ जाके, नॉट बिकॉज शानू जी की वजह से, आई लाइक द फूड। और वो कभी कभी आते थे जब कलकत्ता से, तो he had a pet name for me, जल्दी आ जा,
मटन चाप लाया हूँ या कषा मांस लाया हूँ. So I learned all the Bengali food जो थे खाने की जो डेलिकेसी मैंने उनसे सीखा. और मैं इतनी पर्सनालिटीज आपके अंदर देख रही हूँ ना स्क्रीन की, देन योर रोमांटिक पर्सनालिटी, देन योर सिंगिंग एंड एवरीथिंग. मेरी मदर पर्सनालिटी इज द बिगेस्ट पर्सन. यस. आपकी रिलेशनशिप्स में एक चीज ये कह सकते हैं कि जब आप इमेच्योर थी तब आपने दीवानेपन के साथ एक इंसान से बहुत प्यार किया, जब मैच्योर हुई तो फिर आपने फिर और दीवानेपन से किया. वो सुधरा नहीं है, वो वैसे ही. वो वैसा ही है, वैसा ही रहना चाहिए. प्यार बांटो. आई रियली बिलीव कि लव में कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए. अगर आप सचमुच प्यार करते हो दोनों तरफ से. ऐसा नहीं कि एक जन प्यार कर रहा है दूसरे जन सोचा अच्छा इससे क्या मिल रहा है, ओह ये तो मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं. देन वो मेरी लाइफ में कभी ऐसा इंसान आया है तो कट गया है, वो कट गया. इससे पहले कि भगवान बोले कि भैया बहुत शोषण होने से पहले तुम इसको हटाओ. और मैंने अच्छा दूसरा मेरा एक वो होता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं कट ऑफ कर सकती. जिस दिन किया तो फिर वो मैं पलट के नहीं देख सकती. हाँ उनका कभी फोन आया कोई तकलीफ हुई तो मैं खड़ी, लेकिन वो दिल के तार नहीं छिड़ते मेरे. नहीं. मैं बोलूंगी ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है, हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है. चलेगा 1-2 साल, लेकिन 1-2 साल में जैसे बच्चे को दूध माँ के दूध से वीन ऑफ करते हैं ना, मेरा दिमाग और दिल मेरे को वीन ऑफ कर मुझे वीन ऑफ करेगा उस रिश्ते से. आपने बताया कि डिटैचमेंट के वक्त आप एकदम साध्वी बनने का आपने डिसीजन ले लिया था, तो फिर कहाँ चीजें बदली, किसने आपको सपोर्ट मेरी किया? फैमिली ने फैमिली ने मेरी फैमिली ने संभाला. मेरे मामी ने, डैडी ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे दोस्तों ने, जो आज भी वो 3 सहेलियां हैं मेरी, तो उन्होंने. और फिर आपने अपनी वापस नई लाइफ की शुरुआत की. नई लाइफ की शुरुआत फिर 2 साल बाद. 2 साल बाद. तो आपके जो सेकंड हस्बैंड हैं उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात उनसे अमेरिका में हुई थी. अच्छा. अमेरिका में हुई थी जब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे एक दोस्त बॉम्बे में जो है उनके भाई हैं. अच्छा. और वहां से मुलाकात हुई फर्स्ट क्लास लाउंज में. हम लोग शो के लिए जा रहे थे. जितेंद्र जी, सलमान नहीं, गोविंदा, जितेंद्र जी और सब ये लोग थे शो में. हाँ. और मैं शायद उसके नेक्स्ट फ्लाइट से आई थी या पहले फ्लाइट से जा रही थी. एंड पीपल मेरे पास आए ऑटोग्राफ साइन करने के लिए. तो खड़े थे, मतलब वहाँ थे लंबे चौड़े एकदम, लाइक लुकिंग लाइक अ टर्क. नाइस गुड पर्सनैलिटीज. अमिताभ बच्चन जी से 1 इंच लंबे हैं. तो बाद में I see you're a big star. I said, I'm just an actress and people, I love it. People just recognizing you and taking autographs. ऐसी बातचीत हुई. फ्लाइट पे चले गए. Where are you going? I said, I'm going to Washington. Where are you going? I'm going to California. तो न्यूयॉर्क से वो डिवीजन मतलब फ्लाइट्स लगे जाएंगे. शो खत्म हुआ. मैं शो करने जा रही थी. शो खत्म हुआ तो 3 स्टेज से. तो जब मैं उतर रही थी तो मेरा जब एक्ट खत्म हुआ देखा एक आदमी बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर हाँ. He told me, he said, my brother's in the film industry. I said, really? He said, yeah, Rajan Lal. I said, Rajan Lal? He never told me as a brother. He said, yeah, because I'm more handsome than him. कॉफी इंसान है. तो ऐसा हुआ. फिर ये भाई साहब फूल लेके आ गए. He said, can I take you out for dinner? I said, there's no dinner now because dinner कहाँ मिलता था. तो बोले, I said, where are you staying? He said, I'm staying. I said, oh, I'm staying there too. So we were staying in the same hotel. Dinner खाया उनके साथ में और वहाँ से रोमांस शुरू. Then you settled down. जब आप यूएस गई आपका लुक बिल्कुल चेंज हो गया था, आपका एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो गया था. आप कभी मुंबई आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एकदम स्टाइलिश. तो तब लोग किस स्टाइलिश पहले भी. यस ऑफ कोर्स. पर तब आपने अमेरिकनाइज्ड स्टाइलिश हो गया. बाल भी आपने चॉप करवा दिए थे, छोटे हेयर स्टाइल में. बाल में चॉप किए थे अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करने के बाद. अच्छा. He loved my long and we had a big fight and I. अच्छा. Oh my God, baby, what did you do? I said, cut my hair. But why? Why would you do that? I said, because I was angry with you. She started laughing. जब पंजाबी बोलते हैं ना वो एकदम शुद्ध पंजाबी एक्सेंट. कुड़ी तो की कितना खुद
एक काम करना, अपनी नाक काट दे, दूसरों की नाक काटने के लिए अपनी नाक कटवा दे, इट्स लाइक दैट, यू नो। सो ही वाज, वी हैव, आज भी हम बात करते हैं तो इतना हंसते हैं ना। ओ उस इंसान ने मुझे एक चीज जरूर सिखाया, उस इंसान ने मुझे ये दिखाया कि मेरे अंदर सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, he used to tell me, gosh baby, look at your people skills, you just connect with people like that, you know, that's awesome, अच्छा, you should do something about it, you should। मैंने पहली कंपनी अपनी शादी के बाद मैंने उनके नाम पे खोली, विनायक, ओके, विनय एंड कुनिका, विनायक एंटरटेनमेंट, ओके, because he said you can do so much, it was registered in America। खैर उससे कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ वहाँ से कुछ किया नहीं उस कंपनी के लिए। तो फिर शादी में इतनी खटास हुई थी, मतलब 2-3 साल पहले तो बच्चा ही पैदा हो, बच्चे को संभालते संभालते बाद में जब then I started another company called Karma Events, उसके अंदर में मैंने फिर काम करना शुरू किया, टॉक शो प्रोड्यूस किया। अच्छा, सबसे पहले अपने टाइम से, मतलब सत्यमेव जयते से 10 साल पहले, अच्छा, जो आमिर जी ने प्रोड्यूस किया। तो आप लोगों की स्टोरीज कहते थे? हाँ, जैसे समझो कोई पार्किंसन पेशेंट है, हाँ, उसने अपनी लाइफ को कैसे पार्किंसन के होते हुए भी कैसे रखनी, अच्छा, तो उनकी हमने, कोहली साहब थे, उनकी हमने कहानी। केतन जी थे जो ब्लाइंड है लेकिन उन्होंने कैसे कैसे अचीव किया, ओके, एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ माँ बाप ने कैसे अपनी जिंदगी की है। इंस्पायरिंग स्टोरीज। रवि अय्यर करके आरजे, रवि अय्यर का बच्चा ऑटिस्टिक था, तो खैर काफी डेवलप हो गया, उसको कैसे बड़ा किया उन्होंने, कैसे मतलब कैसे अपनी लाइफ में, इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज। तो सेकंड मैरिज से कह सकते हैं कि बेस्ट थिंग ये हुई कि आपको अपनी क्वालिटी पता चली और आपको बेटा मिला अपना। मुझे फर्स्ट मैरिज में भी बेटा मिला, फर्स्ट, बट उससे आप कस्टडी नहीं ले पाए या जो भी आपका, लेकिन मुझे ना रिग्रेट किसी चीज का आज आप टच में हैं बड़े वाले बेटे से? सबके साथ, सबके हस्बैंड्स के साथ, सबके मेरे बच्चों के साथ। बड़े बेटे की तो आई थिंक शादी भी हो, शादी होगी, मैं दादी हूँ, 12 साल पहले बन गई थी। हाँ, ओह, मेरे हस्बैंड्स के नए वाइफ्स के साथ भी मिला। अच्छा, अच्छा, and I'm very, I pat myself on the back, yes, yes, because I believe in Vasudhaiva Yeah. Kutumbakam। yeah, but it's good। आपने सोशल वर्क भी बहुत किया, उसके बारे में बताइए। सोशल वर्क की शुरुआत मेरी सुनील दत्त साहब के साथ हुई थी और डॉक्टर गिलारा के साथ। मैं तब एक ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री में एक नई ग्लैमरस लड़की थी, मैम के रोल कर रही, फेमस सेलिब्रिटी हो गई थी। मुझे शाइना एनसी के फादर करते थे एंटी ड्रग कैंपेन, वो अपने अच्छा, जो कि फादर, शाइना एनसी के फादर ये हर साल ये करते थे ड्रग फ्री मुंबई और ड्रग फ्री महाराष्ट्र के लिए चौपाटी पे करते। तो ऐसे एक प्रोग्राम में मैं गई थी एज वन ऑफ द सेलिब्रिटी गेस्ट। तो वहाँ पे मुझे गिलारा साहब मिले, बोले कि आप हमारे साथ काम करेंगे। तो मैंने कहा क्या काम करते हैं? बोले एड्स। मैंने कहा एड्स के उसमें फिल्म में क्या काम? नहीं, आपके जैसे फेमस पर्सनालिटी अगर बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही होता था। हम जब जेलों में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, तो जेल में या कोई सभा में होते थे, बोलते देखो इनको लेकिन सुनो मुझे, डॉक्टर साहब बोलते थे। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये नहीं चलेगा, आप मुझे देखो, आप मुझे भी बताओ क्या। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ के फिर मैं बोलने लगी स्टेज पे। मैं कॉलेजेस में जाती थी और बदमाश बच्चे कॉलेज में जा रही हूँ मैं, और कॉन्डोम के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। टीचर लोग बोलते हैं कॉन्डोम, भैया 18 साल के बताओ उनको एड्स की बीमारी से बेटर है कि। तो लड़के लोग खास, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, वैसा होगा तो कैसे, ऐसे यहाँ पे सेक्स ट्यूटोरियल नहीं चल रहा है। आप सुनो कि एड्स से बचने के लिए आपको क्या करना है। well handled। So that was when I was in AIDS awareness। 2004 में मैं एजुकेशन में घुसी, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी है फ्रेंड है मेरी, शी वाज ओपनिंग अ चैप्टर ऑफ एन एनजीओ जो कोलकाता में चल रहा था काफी साल से, जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने शुरू किया था, एंड सम रिच वेल टू डू businessmen from Kolkata, they decided to do some, मतलब कम्युनिटी में कुछ काम करने के, तो वहाँ से शुरू हुआ। और वो यहाँ मुंबई में चैप्टर शुरू करना चाहता। तो मैं गई उनके पास इलाज करने के लिए, तो she was very hassled। Wait, I just give me 2 minutes। My God, so much is happening। What is your problem? क्या चाहिए तुमको? You know, I'm bringing this chapter of this NGO here, and I need to fix a place for the fashion show. I have to do fundraising. What do you need? Tell me. Yeah. Okay.
2 days टाइम लिया। मैंने फिर ललित होटल में फैशन शो का गार्डन बुक किया, फिर उसका खाना फ्री करवाया। ललित सूर्य, ज्योत्सना सूर्य जी ने मुझे हेल्प किया उसमें। फिर बहुत सारे, मतलब फिर उन्होंने फिर फैशन कोरियोग्राफर, फिर फैशन निशा सागर जो थी, जो है रामानंद सागर जी की बहू, उन्होंने कपड़े दिए। अचला सचदेव ने कोरियोग्राफी किया। मॉडल्स आ गए, मॉडल्स को मॉडल ने फ्री में काम किया, यू नो, इट वाज लवली। और वहां से मैंने इसमें, शी सेड, वुड यू लाइक टू बी अ ट्रस्टी? तो I said, but I don't think I have time. She said, no, no, you just be a trustee. You helped us like this, and I'm sure you can help us. बाद में तो मैं ऐसे घुस गई कि अब वो लोग दिखाई नहीं देते हैं, नई फील्ड में घूम रही हूँ मैं। बिकॉज फिर मैं वैसे भी एड्स अवेयरनेस के टाइम हम लोग स्लम्स में भी जाते थे, गली कूचे में जाना, सबको बताना। तो मुझे याद है डॉक्टर साहब महाराष्ट्र की टोपी जो होती है वो, और अपने गले पे कॉन्डोम के पैकेट्स लटका के घूमते थे। हम लोग रेड लाइट एरिया में काम करते थे। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी वुमेन ट्रैफिक जो हुए थे, यंग लड़कियां, उनको सेव किया, बहुत सारा काम किया। तो जब एजुकेशन में आए तो देखा कि फिर उसके बाद में पढ़ने लगी, देखने लगी, अवेयरनेस बढ़ाया कि क्या है एजुकेशन सिस्टम, क्यों है ऐसा। फिर हम लोग म्युनिसिपल बीएमसी स्कूल्स के साथ काम करने लगे। आज हमको 20 साल हो गए हैं म्युनिसिपल स्कूल्स में काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉट सो गुड, नॉट सो गुड। बट आई डोंट से कि मतलब इट्स नॉट गुड, या तो मुझे लगता है कि मे बी आई डिड नॉट हैव दैट पर्सनालिटी फॉर पॉलिटिक्स। बट इट्स नॉट इजी टू बी इन पॉलिटिक्स, डेफिनेटली। मतलब इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से यहाँ पे पॉलिटिक्स बनी। अरे इंडस्ट्री तो इज मेरी पॉपुलर कंपेयर्ड टू दैट। मतलब इट्स उसमें कोई, अगर आप फेमस है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा, क्योंकि लोग को पता है कि भैया चढ़ती गुड्डी, मतलब चढ़ता सूरज इसको सलाम करना है। वहाँ पे तो बैकग्राउंड में चलता रहता है। खैर मेरे साथ ऐसा कोई टांग खिंचाई नहीं चली किसी की, लेकिन हाँ, देयर वाज पीपल हु आर वेरी इंटिमिडेटेड। ऐसा एक दो बार हुआ है कि जब मैं गई हूँ, एक हमारी मीटिंग चल रही है बहुत बड़ी ऑडिटोरियम में, सब लोग सामने बैठे हैं, मिनिस्टर्स, और सबकी क्लिक करे, मैं जैसे हटी, सब कैमरामैन इधर टैक टैक, और मैंने कहा ओह गॉड, हो गया अभी का। सो दैट इज टू इरिटेट। तो ऐसा हुआ है। जब वो छोड़ा तो मैंने कहा अब क्या, तुम क्या करोगी? तुम्हारा लाइफ का मिशन अगर ये है तो कैसे करोगे? मैंने कहा पढ़ाई करो। तो आपने और अभी भी आप पढ़ाई कर रही हैं? आपने बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट की कर रही थी 1 साल पहले। मैं पूरा दिल्ली शिफ्ट हो गई थी मैं। अच्छा। 1 साल के लिए मेरा बेटा यहाँ के और पढ़ाई की। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कुछ चीज दर्ज करते हैं, उस पिटीशन को दर्ज करने के लिए आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है। अच्छा। कोई भी सीनियर काउंसिल वो नहीं दर्ज कर सकता अपने नाम पे, चाहे वो हरीश साल्वे हो, चाहे कोई भी हो। उनको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए, और जनरली वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स कैन बी जूनियर आल्सो। दे चेक द ड्राफ्ट, दे डू द फाइलिंग, दे डू एवरीथिंग, एंड दैट कॉस्ट मनी। तो मेरा मकसद अगर गरीबों को हेल्प करना है या लोगों के लिए अच्छा करना है, तो मुझे पैसे कम करने होंगे। अब मैं सीनियर काउंसिल को एंगेज करूंगी अगर एक आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर समथिंग, आर्ग्यूमेंट तो मुझे पता है कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस मैं कर सकती हूँ। लॉ को पढ़ा हुआ है, और अध्ययन करेंगे, केस के हिसाब से पढ़ते रहेंगे, तो आप कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है। तो वो डर कम से कम इस 1 साल में मेरा सुप्रीम कोर्ट का डर तो नहीं है। तो उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो पैसे है ना, वो बच जाते हैं। अगर मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और आर्ग्यू भी मैं करूँगी, तो इंसान के पैसे बच जाएंगे। और तो ये भी एक सेवा का होता है, मगर कामयाबी नहीं मिली अगले साल, इस साल फिर से ट्राई। और अब आप आ गई है पॉडकास्ट पे। अपने पॉडकास्ट शो के बारे में बताइए, कैसे ख्याल आया? कम्युनिकेशन तो मेरा वैसे भी आई थिंक आई एम गुड एट टच। वो मैंने जैसे बताया, वो मैंने टॉक शो जो किया था, ओपरा विनफ्री से मैं बहुत इंस्पायर्ड। जब टॉक शो किया था तो पॉडकास्ट मतलब कुछ नहीं था। बाद में जब पॉडकास्ट अमेरिका में शुरू किया तो मेरे बेटे ने 2-3 बार मुझे यार ये तो बड़ा अच्छा है, बातें कर रहे हो, ऐसे लोग सुनते हैं इसको। इसे मॉम लोग गाड़ी में लगा के अपने ड्राइव करते वही सुनते हैं, इसे मैं भी सुनता हूँ। ऐसे तो इसमें क्या, कुछ भी नहीं है यार, ना बैकग्राउंड है ना कुछ है, 2 लोग बात कर रहे हैं। हाँ, इसे बड़ी से क्या क्या टॉपिक्स पे बात करते हैं, साइंटिस्ट ये वो। तो उस टाइम उसने बोला मम्मा आपको करना चाहिए था। I can't do it, like इतना कौन सा नॉलेज है मेरे पास? अरे जो नॉलेज है उसका करो। खैर मैंने उसको ठंडे बस्ते में डाला, तब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी।
उसके बाद कोविड आया, लॉ पास हो गया, कोविड लॉ किया, LLB किया, LLM किया, तो और फिर प्रैक्टिस शुरू करने की जद्दोजहद में फिर उसके बाद कोविड आया। मेरी प्रैक्टिस शुरू ही हुई थी 2020 में, कोविड आ गया। 18 में मैं लॉयर बनी, 2020 में कोविड आ गया। अब 2020 में कोविड मैं भी पॉडकास्ट सुनने लगी। फिर मैंने देखा, मैं तो जा रही थी बाहर, लोगों को सोशल वर्क कर रही थी कोविड के टाइम। पुलिस वाले भी पहचान, हाँ मैडम ने, ठीक है, गाड़ी हमारी अलाउड थी, वो सब स्टिकर विकर लगा। तो उन दिनों में लोग बहुत डिप्रेशन में थे। और मेरे पास इंस्टाग्राम पेज था, यूट्यूब पेज था। मैंने कहा कैसे करूँगी? से बेटे ने बोला मामा इंस्टाग्राम पे लोग लाइव कनेक्ट हो सकते हैं या फिर फेसबुक पे। तो हमने इंस्टाग्राम से लाइव, पहले फेसबुक पे दो चार किया, फिर मैंने कहा हाउ डू आई टॉक टू देम। उसमें शायद वो फीचर नहीं कि किसी को लाइव लेना ऑन द कॉलिंग। आई सेड आई वांट टू टॉक टू द पर्सन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बात करनी। तो जब वहां से शुरू हुआ लोगों से बातचीत करना विद द जेन्युइन इंटेंट कि लेट मी हियर व्हाट यू हैव टू से, कोई तो सुने कि आपको क्या हो रही तकलीफ, सिर्फ सुनने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। इस तरह से बातचीत शुरू। उस टाइम देखा कि इतने लोग कनेक्ट हो रहे थे, तो देन वी सेड, माय चिल्ड्रन सेड आप पॉडकास्ट। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का वो, और फिर अपने प्रैक्टिस की थिंग, बिकॉज़ एक टाइम पे मेरे पास कम से कम 22-23 केसेस थे जो मैं खत्म करना चाह रही थी बिफोर गोइंग टू दिल्ली फॉर 1 ईयर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, दिल्ली से आऊंगी तो उसके बाद सोचेंगे। जैसे दिल्ली से आए, फिर मेरा बेटा वहां से मुझे पंप करके भेजा था, मम्मा पॉडकास्ट। फिर सोचना कि क्या सब्जेक्ट होगा, कैसा होगा। फिर मैं देखने लगी, और मैं रवीश कुमार जी, सोहित मिश्रा, अशोक भाऊ वानखेड़े, सौरभ ललन टॉप के जो सौरभ हैं, रेड माइक, ये सब मतलब कंटिन्यूस देखती थी। मेरा सिर्फ, मैं टीवी देखना ही बंद कर दिया। खैर मैं न्यूज़ चैनल तब देखती नहीं हूँ, लेकिन यही सब देखती हूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री, यू नो, देशभक्त। वहां से मैंने कहा नहीं यार, कर सकते हैं। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? मेरा पॉडकास्ट में सेलिब्रिटी सेंट्रिक नहीं रहा। सेलिब्रिटी मींस फिल्म सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली जिनको बुलाऊंगी उन्होंने अपने फील्ड में काम किया, अलग-अलग फील्ड्स के हीरोज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कुनिका है उसको तो फिल्म एक्टर नहीं मिलेंगे। हाँ। नहीं, बिकॉज़ आई एम, मेरा वो वैसा नहीं है कि मेरी सोच है कि अलग फील्ड्स में लोग हैं जिनको सुनकर लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या नाम है आपके पॉडकास्ट का और आपके चैनल? उसका नाम है गुफ्तगू विद के। ओके। और यही लाइव से मैंने शुरू किया था। अच्छा। इंस्टा पे गुफ्तगू। ओके। तो गुफ्तगू विद के इज द नेम ऑफ द पॉडकास्ट, हाँ। एंड इट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल कुनिका सदाना। हाँ। और अभी सेकंड एपिसोड, हाँ। आपके इसके आने तक शायद थर्ड एपिसोड भी आ जाएगा। अच्छा। तो टच वुड पीपल आर लाइकिंग इट। मुझे कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे ग्रो हो जाए, अच्छा कंटेंट डालो। हमारे पॉडकास्ट में कोई गाली गलौज नहीं, किसी कोई मरने वाला है उसको एस्ट्रोलॉजर ने फोरकास्ट कर दिया, या ये यू नो जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, वो सब हम नहीं करते। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अब मैं तो बोल देती हूँ कि देखो, बोलते बोलते कभी ऐसा होता है ना, इमोशन में, बहाव में आके बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल जाते कि आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलती हूँ या तो आप बंद कर दो, उस टाइम मुझे बता दो, या बाद में बता देना। अगर मुझे आपको लगेगा तो जहाँ तक हो सकेगा मैं बचाऊंगी, हो सके तो पूरी तरह से नहीं डालूंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि मैं क्या डालूंगी। तो ऑडियंस बॉलीवुड ठिकाना की जो है, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि कुनिका जी के चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उनके पॉडकास्ट को देखिए। बहुत ही खूबसूरत बातें ये अपने पॉडकास्ट में करती है। कुनिका जी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल्स किए हैं, तो कुछ विलेंस के मैं नाम लूंगी और उनसे जुड़ी कोई बात या कोई सीक्रेट जो लोगों को नहीं पता है वो आप बताइए। आपने सदाशिव अमरापुरकर जी के साथ भी काम किया, उनके बारे में कोई पता? जी, उनके बारे में बताइए। सदा जी ना वो खाते थे, अच्छा, खैनी। हाँ। मुझे नहीं पता था क्या था हमारे घर में, तो खैर देखा नहीं था मैंने, और जो मेरा माहौल था हमने कभी नहीं देखा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आके मैंने वो ऐसे मुंह में डालते हैं, ऐसे खोल के, आप लोग क्या ऐसे पकड़ के अंदर इतना तकलीफ से डालना पड़ता है, खाते क्यों? मैंने कहा देखो, लड्डू खाना तो ऐसे मुंह खोलो खा लेते हैं। आपने देखा कभी किसी को खाते हुए? पहले तो ये करेंगे, फट उसको मारेंगे, फिर ऐसा प्रोसेस होता है। ओहो, और बिल्ली इतने मसरूफ है इसमें और इतने एंग्रॉस्ड है, फिर ऐसे इसको रोल करेंगे, फिर ऐसे डालेंगे। ये तो पानी खा लो, पान में तो यू डोंट मेक योर फेस लाइक। तो एक दिन सदा जी ने बोला तू खाएगी? नहीं, अच्छा नहीं, एक बार खा ले, दुश्मन देवता की शूटिंग।
आदित्य पंचोली और ये सारे विलन खड़े हैं और मैं भाग के आती हूँ और मैं आदित्य को बता रही हूँ तब कि ऐसे से और ये विलन लोग मुझे खींच रहे हैं। ये था सीन। अनिल गंगुली जी से थे डायरेक्टर, जो रूपाली गंगुली है ना, हाँ, उनके फादर। तो मैं आई और वहाँ मंदिर के सामने एक जगह थी, वहाँ पे शूटिंग थी। मैं मेकअप रूम से ऊपर आई तो खाली तेज कर, तो अब सीनियर एक्टर ने कहा ना कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं, तेज तो करना। इतना सा दिया उन्होंने, 3-4 उसके छल्ले दिया, मतलब लच्छे पत्ते पता ही कतरी सुपारी जो होती है उस तरह की लग रही थी। तो मैंने ऐसे टंग नहीं इधर डाल दे, नहीं टंग पे रख के मैं ऐसे चबाने लगी। टेस्ट अच्छा नहीं है लेकिन क्या ऐसे कुछ नहीं हो रहा। जो 5 मिनट के बाद मुझे 10 सदाशिव अमरापुरकर, 10 डायरेक्टर, 10 आदित्य पंचोली देखने लगे। मैं बोली क्या दे दिया आपने। फिर अनिल जी ने खूब डांटा, क्या करता है ऐसा, कैसे कोई लड़की के साथ ऐसा कोई करता है क्या। फिर शूटिंग रुकी, उसके बाद कान पकड़ लिया। अब तो कोई ऐसे मतलब जब पान की दुकान में जाती हूँ ना, मुझे हाथ धो पहले, अगर आपने चूना कट्टा मतलब वो टच किया तो। अब मुझे ना टच वुड फॉर्चुनेटली मुझे कोई एडिक्शन नहीं है और ना ही मेरे भाई बहन को है। हम लोग को हमेशा ये बताया गया तो अपने इस बॉडी में क्या डाल रहे हो, अपने माइंड में क्या डाल रहे हो ना, सोच समझ के डालना। जो बॉडी तुम्हें भगवान ने दिया है ना, उसको बेहतर करके ले जाना है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे इस माहौल में बैठती हूँ, किस किस संगत में रहती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कोई भी 100 करोड़ के बंगले में रह रहे हो या बड़े हाई फाई पार्टी में, मुझे अगर नहीं जमाना तो मैं नहीं, मैं जाऊंगी 1-2 बार मिलता नहीं, उन्हें कहा कुछ वाइब्रेशन नहीं मैच हो रहा है। पर भैया तुम्हारे होंगे एक्सपेंसिव बैग, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव परफ्यूम, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट इज अमरीश पुरी जी, लेजेंडरी विलन। Amrish Puri ji, nothing like that, but आवाज एकदम that, but there's no story like that. और अगर ऐसी कोई स्टोरी होगी भी जो गड़बड़ वाली होगी तो मैं बोलूंगी नहीं। But Amrish Puri ji के साथ मस्त, he had a way, you know, he would like, that's all right today, like that, you know. So he would पास आके बात करते थे, but not in a bad, मतलब it would look, दूसरों को लगता है यार तो फ्लर्ट कर रहा है, यार इनका कोई चक्कर तो नहीं है, पर वो हर एक से मतलब अच्छा उस तरह से जिस हेयर ड्रेसर भी बात अच्छी तरह बनाओ like that. सबसे ऐसे ही बात करते थे। So he was like that. गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर के साथ में एक फिल्म करी थी पार्थो दादा की, पार्थो घोष की, I don't remember the name of the film. और मुझे मैं आई सेट पे तो स्विमिंग पूल में हम लोग कर रहा था, धुआं धुआं धुआं, वो तो माहौल स्विमिंग पूल के बाहर लोभान वो जो जिसको जलाते थे वो लोग धुआं कर दिए। तो पार्टनर ने मुझे बोला आप स्विमिंग पूल में जाएंगे, आप लोग खेल रहे हैं और वो मतलब मस्ती कर रहे हैं और फिर गुलशन आके आपको पकड़ के किस करेगा। मैं कहा नहीं सर किस नहीं करेगा। तो क्यों? मैं कहा नहीं सर मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया लिप्स पे और मैं नहीं करूँगा, मुझे बड़ा पर्सनल लगता है। तो बोले नहीं नहीं शॉर्ट में तो मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगा, मैं बैठ गई। सब लोग टेंशन में तो गुलशन अच्छा ठीक है चल चल कुनी आ जा, नहीं करो आ जा, चल चल आ जा कुनी आ जा। तो कुनी आई कर रहे थे शॉर्ट पे पकड़ के मैंने ऐसे किया स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जबकि एक्चुअली आई हैव बीन एंजॉयिंग इट। आई सेड आई गॉट वेरी एंग्री, आई सेड आई नेवर वर्क विद यू अगेन। एंड ही केम बाद में सब यार सीन है करना पड़ता है, आई सेड आई यू शुड नॉट हैव डन इट। तो अब फिल्म में मैंने देखा भी नहीं वो फिल्म कौन सा था उसका नाम भी मैंने मतलब विदाउट कंसेंट वो एंड दैट टाइम देयर वाज नथिंग कि उस टाइम आजकल तो इंटिमेसी मैनेजर्स भी होते हैं यस होते, और हम लोग उस टाइम ही नहीं लगता था कि कोई इतना पास आ रहा है कि मेरे ऐसे बहुत सारे लव सीन्स के कभी सोचा नहीं इसके। अच्छा बेस्ट पार्ट इज दैट इवन गुलशन व्हेन ही हैज डन सीन्स विद मी ना ही हैज टोल्ड मी ऑलवेज डोंट माइंड कैन आई टच यू, ऐसे ही all the villains have done that. All the actors who have done scenes, they've always been like, and then immediately cut के बाद एकदम, you know, it's like that, you know, you separate each other. But that day, I think he was
trying to be professional and I was being unprofessional, but it was not suiting my. क्या डायरेक्टर का भी हो सकता है कि डायरेक्टर और गुलशन ग्रोवर ने 100% है ना? पार्थो ने बोला होगा। ऐसा कोई शक्ति कपूर शक्ति जी ने मेरे साथ कभी पंगा नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो मुझे बोलते थे कि यार तू तो भिड़ू है यार, अपना भिड़ू है। मुजरिम की शूटिंग कर दी मिथुन दा, उमेश मेहरा जी थे डायरेक्टर। तो ये जो अभी वो बना है ना तिवारी, जो जुहू में कौन सा बड़ा मिठाई का दुकान, हाँ तिवारी स्वीट्स, उसके सामने मेरा बॉयफ्रेंड जो बना था उसमें वो ठेला लगाया हुआ है। अच्छा। और शक्ति और मैं जाते हैं उसके पास, मिथुन दा आते हैं, वो मतलब ऐसा कुछ सीन था। तो हम लोग शॉट के बीच में बातें कर रहे थे, तो मैं ऐसे शक्ति के कंधे पे बात कर खड़े होते हैं, मिथुन दा बात कर रहे हैं, दूसरे 2-3 एक्टर थे वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? हम really hard to be sleep। तो मिथुन दा बोलते हैं शक्ति यार ये पहली लड़की है जो तेरे कंधे पे हाथ रख के डर नहीं रही है। नहीं अरे मिथुन दा ये मेरी भिड़ू है ये मेरी। शक्ति जी के साथ ऐसी था। आज भी मुझे कभी फोन एक आध बार कभी बात हुई तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और यार मिलती तो है नहीं, तू मिला कर। और रंजीत जी तो बहुत सीनियर है, मैंने उनके साथ काम भी किया, फिर उनके साथ एक प्ले किया था। अच्छा। हमने काफी प्ले लेकर हम घूमे थे। अवतार जी, राकेश बेदी, रंजीत जी एंड मी। मुझे इतना याद है कि मैंने रंजीत जी की फिल्म के लिए एक दिन की शूटिंग की थी, रात में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया था, नीना जी को दे दिया था। क्यों, किस वजह से? आई डोंट नो, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रोल था मेरे लिए, शायद बहुत it would have made a difference, but he decided he was the director, the producer. अच्छा। I shot with him and everybody was praising me, you know. Then one day I got to know कि फिल्म बन भी गई, तो मैंने देखा, जब फिल्म देखने गई तो देखा नीना जी ने वो भी किया था। अच्छा। वैसे आपने रंजीत के साथ काम भी किया है आपके? हाँ, ऐसे एज विलन तो मैंने काम किया। उस इंसिडेंट के बाद आपने कभी? नहीं, वो उसके बाद हुआ था ये। अच्छा। उसके बाद मैंने ये किया था। आई थिंक टीपू सुल्तान में जो मैंने संजय खान साहब के साथ जो रोल किया था, लिए रोल किया था, और वो रोल वो पायलट उसी का बना था। कवलजीत जी मेरे हस्बैंड थे, बॉब क्रिस्टो जी वाज द वही बॉब क्रिस्टो जी के साथ मेरा गुमराह में सीन था। बॉब क्रिस्टो जी वाज द अंग्रेज एंड आई वाज रंजीत जी's वाइफ, और मुझे वो मतलब वो टेरराइज करके वो लेकर आते हैं और उनके सामने जो फौज होती है, मैं अपने बच्चे को, मतलब मेरे गोद में बच्चा है, फिर वो बच्चे को मार डालते हैं, मुझे मारते हैं, मतलब मुझे रेप करने की कोशिश करते हैं, उसी चक्कर में मेरा बच्चे को भी मार डालते हैं। तो पूरा उन्होंने शूट किया। संजय खान साहब ने क्या मेकर थे, सीरियल बनाने से लगे, अरे पूरा फोर्ट में, श्रीरंगपट्टनम में फोर्ट में हम लोग शूटिंग कर रहे थे। इवन अकबर खान साहब उनके साथ ताजमहल किया था। खैर वो बाद में उस फिल्म से भी मुझे निकलना पड़ा, बिकॉज मेरे हस्बैंड की सर्जरी होने वाली थी, तो मैं आ नहीं पाया वापस अमेरिका से। लेकिन वो सीन पायलट था, और उस सीन उन्होंने बाद में फिल्म सीरियल में भी रखा, और उस पायलट की वजह से अप्रूव हुआ था। और मुझे खान साहब बोलते थे कि तेरे सीन की वजह से तो मेरा पायलट अप्रूव हुआ है। अगेन वेरी क्लासी पीपल, वेरी नाइस, एंड मतलब मेजबानी के तो मतलब जैसे राज साहब थे, राज कपूर साहब थे, वैसे ये भी मेजबानी के हद पर, जैसे सुजैन खान, इन सबको मैंने यंग में देखा, यंग एज में देखा। टीपू सुल्तान का वो इंसिडेंट भी बहुत, हाँ उसमें नीना जी थी, मैं तो नहीं थी तब, मैंने फिर उसका शूटिंग नहीं की, मेरा वही एक सीन था, एंड इट वाज अ वेरी इंपैक्टफुल सीन। तो उसके बाद शायद उन्होंने देखा होगा, तब मुझे बुलाया होगा, उस वो एकदम गेटअप ऐसे ही था। अच्छा। काले दुपट्टे में ओढ़ के मैं आई हूँ अपने बच्चे को गोद में। आपको क्रेडिट तो दिया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ पायलट के लिए थे टीपू सुल्तान। हाँ, पायलट एपिसोड हुआ था, लेकिन उसको सीरियल में भी डाला। अच्छा। मतलब पायलट तो अप्रूवल के लिए होता है, फिर डीडी ने अप्रूव किया, हाँ तो वो उस पे उनको फंडिंग मिला, हाँ, और फिर वो उसको यूज किया, और दोबारा उसको शूट करना एक्सपेंसिव होता है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ये भी कैसे तकदीर लिखा होता है। नीना जी की कमबैक फिल्म बधाई, उसका भी ऑडिशन है। Oh my God! But the director found me too young, and
ग्लैमरस। एक्चुअली मैं उन्हें ग्लैमरस तो नहीं लग रही थी, लेकिन मीना जी भी तो ग्लैमरस है, वो भी लगती है, लेकिन वेस्टर्न मूवी पहनती है। अब वो और ज्यादा मतलब यू कैन सी हर क्या उस टाइम जब आई थी तो दैट रोल व्हिच शी डिड वाज नॉट इट वाज अ मिडिल क्लास वुमन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन काइंड ऑफ फैमिली दैट वाज, बट मैंने इसका वो किया था। आई थिंक इट वाज I don't know the maybe casting day, I'm not sure which was the casting. So I did the thing, मुझे dialogue मैंने जब देखे सीन में था ये तो मैंने किया, अरे but I asked them कि नहीं मैम वो फाइनल नहीं हुआ, कुछ और हो गया। बाद में जब फिल्म रिलीज होने के बाद मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्यों नहीं दिया था मुझे इसमें, मैम आप बहुत ग्लैमरस है ना, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जिन लोगों ने मुझे बड़े होते होते देखा है ना, उनके दिमाग में मेरा एक ग्लैमरस इमेज है, तो वो ग्लैमरस इमेज शायद तभी हटेगा जब मैं पूरी तरह से सफेद बाल लेके घूमूंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, झुर्रियां हो जाएंगी, अब क्या करूं, अब भगवान की ऐसी वो है मुझ पर कि व्हाट अ रोल और व्हाट अ फिल्म, मतलब वो तो व्हाट। बट मैं आपको बताऊं, मैंने जब फिल्म देखी मैं नहीं कर सकती थी, क्या किया है उन्होंने, कहा आई लव दैट, आई लव हर फॉर हर गट्स, फॉर हर परफॉर्मेंस। उन्होंने एक्चुअली इस फिल्म के पहले ट्वीट करके काम भी मांगा था, इसलिए भी वो सुर्खियों में थी। उन्होंने सोचो, यस उन्होंने ट्विटर पे सोचो हाँ, कि क्या स्थिति है आज सीनियर एक्टर को इस तरह से। यस, और सीनियर एक्टर्स को ऑडिशंस करते हैं, ये भी एक है कि आपको पता है अमेरिका में मेरा बेटा बता रहा था, अमेरिका में सेल्फ ऑडिशन इज नॉट अलाउड, दे डोंट एक्सेप्ट सेल्फ ऑडिशन, और हम लोग अभी तो हाँ। But you know a lot of actors are there कि सिर्फ ऑडिशन के लिए उनको दूर से आना पड़ता है, उनको सोचता है कि मुझे सेल्फ ऑडिशन बहुत ही पेनफुल लगता है, तैयार हो, फिर लाइट लगाओ, फिर डायलॉग बोलो, डायलॉग के क्यूज कौन देगा, अगर मेरा बेटा हो घर पे तो देगा। कभी कभी तो मुझे अपनी हाउस हेल्प को बताना पड़ता है, बेटा ऐसे पकड़ो कैमरा, जब मैं ऐसे चलूंगी तो ऐसे आओ, उनको ट्रेनिंग में मुझे आधा घंटा लगता है। कोई जी अभी कोई प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? नहीं, कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा, आप काम मांगिए ना। मैं तो करने को तैयार हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, सीरियल्स अगर बहुत ज्यादा डेट्स की जरूरत नहीं पड़े या अच्छा रोल हो तो डेट्स भी दे देंगे, बट आई एम रेडी टू डू इट, बट आई शुड गेट सम गुड वर्क, अच्छा काम, ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माय फैंस। कोनिका जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत कुछ आपकी लाइफ को देखकर सीखने को मिलता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल सोल, और कोनिका जी ने हमसे बहुत खूबसूरत बातें की। आपको इनकी कौन सी फिल्म याद है, कौन सा किरदार पसंद है, लिखिए। कोनिका जी की बातें आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज अभी जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके पॉडकास्ट भी देखिए, और प्लीज आप अपने कमेंट्स में खुशबू जी के बारे में क्योंकि उन्होंने इतना रिसर्च किया, दाद देनी पड़ी और इतने फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछा। और हाँ, अगर आप अभी तक बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा।